Hello friends, a very warm welcome to all of you on the platform of Perfection IAS. My name is Naman Jain and in today's video lecture I shall be discussing a bit regarding monetary policy. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कहते हैं इसे हिंदी में, मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ I'm sure you have heard about this particular topic, and in fact from UPSC point of view every year we see around 2 questions being asked from this. So prelims में ही आपको अराउंड 2 questions इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, somewhere around 2 questions. ठीक है. Now when it comes to this particular topic monetary policy, what you need to understand is that this topic is not just important with the perspective of prelims, it is also important from the point of view of mains, because there are a lot of untouched topics in this. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक छुए नहीं गए हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल क्या है, कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी, राइट. सो यहाँ से क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाने की संभावना बन रही है. ठीक है. नाउ लेट मी गेट स्ट्रेट ऑन विद द टॉपिक इटसेल्फ. And let me try and answer this question, what is exactly monetary policy? So what is monetary policy? क्या है मौद्रिक नीति? See, monetary policy simply is a policy which is framed at the level of macroeconomic level. So this is a policy at macroeconomic level. मतलब ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था से डील कर रही है ना. दिस इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल फर्म, और दिस इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल हाउस होल्ड और इवन अ पर्टिकुलर सेक्टर इटसेल्फ, है ना. ये क्या है, पूरा की पूरी इकोनॉमी को एनकम्पास कर रही है, एंड दैट इज़ वाई यू कैन से दिस इज़ अ पॉलिसी बीइंग फ्रेम्ड एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, एंड इट डील्स विद फ्लो ऑफ मनी, एंड इट डील्स विद फ्लो ऑफ मनी. सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल वर्ड यही है कि ये पॉलिसी किससे डील कर रही है. दिस इज बेसिकली डीलिंग विद द फ्लो ऑफ मनी, राइट, इन एन इकोनॉमी. एंड दिस पॉलिसी इज बीइंग फ्रेम्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, एंड दिस पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ अ नेशन. अब अगर भारत के लिहाज से बात करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी भारत में सेंट्रल बैंक है, राइट. सो हु इज द अथॉरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन आवर कंट्री? सो इट इज सेंट्रल बैंक, और भारत के लिए सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट. अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ साल 2016 में गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी इंट्रोड्यूस किया है, राइट. सो वी ऑल्सो हैव मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हियर प्रेजेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. अब ये करते क्या है इस पॉलिसी के अंडर, राइट. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एज वेल एज RBI, दे बेसिकली हैव सम सेट ऑफ टूल्स प्रेजेंट विद देम. जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट्स, राइट. एंड यूजिंग दिस वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दे टेंड टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी की पोजीशन देख के मार्केट में ये क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे इंटरेस्ट रेट्स में, बढ़ाएंगे घटाएंगे. लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है मार्केट में तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा, है ना. और अगर लिक्विडिटी कम है तो इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाएगा ताकि तेज़ी से लिक्विडिटी फ्लो कर सके. सो व्हाट दे आर डूइंग इज ओवरऑल दे आर सिंपली चेंजिंग सम वेरिएबल्स, दे चेंज सम वेरिएबल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हो गए, है ना. इंटरेस्ट रेट्स को वेरी कर दिया, साथ ही साथ लिक्विडिटी को वेरी किया इकोनॉमी में, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, है ना. देन देयर आर वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रेशियोज. सो रिजर्व रेशियोज को चेंज किया, है ना.
इस तरह के और वेरिएबल्स भी हैं जिनको वेरी करके किस चीज़ को इफेक्ट किया जा रहा है, किस चीज़ को इम्पैक्ट किया जा रहा है, ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इज बीइंग इम्पैक्टेड, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इज बीइंग इम्पैक्टेड, या फिर मैं कहूं तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज बीइंग इम्पैक्टेड, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इज बीइंग इम्पैक्टेड। ठीक है जी, तो ये कहलाती है हमारी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहें व्हाट इज एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी, सो मैं कह सकता हूं मॉनेटरी पॉलिसी इज सिंपली अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, एंड इट सिंपली रेफर्स टू द यूज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट सेट ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, एक नहीं है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है अपने आप में। सो इट रेफर्स टू द यूज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री टू इन्फ्लुएंस डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक सच एज इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, etc with the view of achieving the objectives of the policy। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये सिंपली इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का वो अचीव हो सके। क्या है ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में, राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी इज दैट द इकोनॉमी शुड बी ऑन अ ग्रोइंग पाथ, कि इकोनॉमी क्या करे, एक ग्रोथ पाथ पर ही रहे, ग्रो करती रहे, ग्रो करती रहेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी अपने आप में, है ना, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है अपने आप में। और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट, इट इज़ नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट विच इज़ कमिंग अप, इट इज़ ऑल्सो द इकोनॉमी विच इज़ बीइंग मोर प्रोडक्टिव इन इट सेंस। इकोनॉमी क्या कर रही है, अपना टोटल लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा रही है, और ये प्रोडक्टिव जो है क्वांटिटी टर्म्स में भी है, ये क्वालिटी टर्म्स में भी है, राइट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी रिक्वायर in the economy. So the objective is to put on a growing path. Secondly, the objective is also not to have too much of inflation in the economy, है ना? The objective is not to have high levels of inflation, not to have high levels of inflation in economy. So इस objective के साथ operate किया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए ग्रोइंग पाथ का मतलब ये भी है कि जो सेक्टर्स प्रोडक्टिव हैं, जिन सेक्टर्स के पास पोटेंशियल है ग्रो करने की, उन सेक्टर्स को लिक्विडिटी पहुंचाई जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं इंडिया में ईवी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट। सो वी आर विटनेसिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज कमिंग इन, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज जो हैं इनको तेजी से क्रेडिट सप्लाई किया जाए, जिससे कि ये बेहतर टेक्नोलॉजी की ओर मूव करें, ये ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्वायर करें, ज़्यादा लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर पाएँ, राइट। सो ये ऑब्जेक्टिव है। सो ग्रोइंग पाथ के अंदर आप समझिए इसे कैसे लिंक करना है। वी हैव टू लिंक इट आउट विद डिफरेंट सेट ऑफ सेक्टर्स इन द इकोनॉमी विच आर इन नीड ऑफ मनी, विच आर इन नीड ऑफ क्रेडिट, दे शुड बी एबल टू गेट क्रेडिट। जैसे आप कह सकते हैं इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है ना। हम देख रहे हैं कि लोग बहुत तेज़ी से गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन रोड्स कहीं ना कहीं हमें कमी पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने, राइट। इंटर सिटीज़ को कनेक्ट हुए इंटर सिटी जो है हमारे पास एक्सप्रेसवेज हो, राइट। सो इस पॉइंट से आप समझिए कि वी नीड टू गिव अ बूस्ट टू लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑल्सो। Similarly, India is also building up, let's say, inland waterways, right? We are trying to utilize that vast network of rivers that we have. So we are trying to build waterways also. So waterways में भी जो companies आ रही हैं, जो infrastructure build up कर सकती हैं, उन companies को push दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी समझिए कि ये एक effective tool भी है inclusive growth के लिए, right? अब आप कहेंगे inclusive growth और इसका क्या connection? बिल्कुल है, राइट। हमें पता है इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी they are not a part of growth story of India. So I want to include them in the growth process. How do I include them in the growth process? By making sure that they also have accessibility to credit. They also can become entrepreneurs. So मैं क्या कर सकता हूँ, रूरल एंटरप्राइज को encourage करने के लिए मैं यहाँ से सेंट्रल बैंक से, है ना, दिशा निर्देश आ सकते हैं। किसके लिए? बैंकों के लिए, कि भाई आप ऑन द ग्राउंड है, यू कैन प्रोवाइड क्रेडिट, right? So if any farmer comes, if any rural entrepreneur comes, you try and provide credit to that person. Once you provide credit, what will happen? Eventually rural employment gets generated, है ना। So उस लिहाज से देखिएगा पूरे की पूरी पॉलिसी को कि ये केवल और केवल फ्लो ऑफ मनी नहीं, फ्लो ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जहां जितनी जैसी रिक्वायरमेंट हो उस पॉइंट से चैनलाइज करें मनी को, ठीक है ना।
So this policy comes directly under central bank or monetary policy authority or monetary policy committee in our country, and majorly this is RBI, this is in the hands of RBI. So monetary policy जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो किसके हाथों में रखी गई है? दिस इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ RBI एज वेल एज, है ना, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. सो ये यहाँ पर याद रखना है दैट इन इंडिया वी ऑल्सो हैव मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. कब इंट्रोड्यूस की गई? साल 2016 में इंट्रोड्यूस की गई, 2016 में, राइट. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड RBI इज वेस्टेड विद the responsibility of conducting monetary policy in our country, and this responsibility is explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act. So RBI Act 1934 जिसके थ्रू RBI को बनाया गया था, उसी के अंडर, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखा गया है. ठीक है. सो एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है तो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी. जब भी हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा बहुत भी डाइल्यूशन होगा, थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होगा, तो आप देखेंगे हमेशा इस एक्ट में चेंज किए जाएंगे. और यहाँ से आपको याद भी रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है. ये एक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए. दिस एक्ट इज नॉट जस्ट द जेनेसिस पॉइंट ऑफ RBI. दिस एक्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मच पावर्स टू RBI दैट वी सी टुडे. जो आज आप पावर्स देखते हैं RBI के हाथ में, है ना, जिस प्रकार से RBI मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है ना, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो उसका रोल है वो भी यहीं इसी आर्टिकल के अंदर आ रहा है. क्योंकि जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंट्रोड्यूस किया तब भी इसी आर्टिकल में, तो इसी स्टैट्यूट में चेंज किए गए थे, इसी कानून में चेंज करके चेंजेस करके जो है, अमेंड करके जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लाया गया था. ठीक है. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934. Okay, so guys, next I would like to take you to a bit of basics regarding RBI. So थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी देना चाहूँगा RBI के बारे में, right? So I don't expect direct questions from this. Direct questions तो ना पूछे जाएं, बट क्या है, जब हम आएंगे कि किस प्रकार से RBI को मैनेज किया जाता है ना, बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, वहाँ से आपके पास चांसेस हैं दैट यू मे गेट सम क्वेश्चंस. सो यहाँ से क्या है, डिराइव्ड नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द पास्ट, राइट. सो बेसिक्स है. सो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935. RBI कब बनाया गया? RBI को बनाया गया 1st April 1935 को. And this was established in accordance with the provisions of RBI Act of 1934. 1934 का जो RBI का एक्ट था, उन प्रोविजंस के अंडर RBI को बनाया गया था. ठीक है. Now remember this recommendation, right, of establishing RBI, this came from Hilton Young Commission. Hilton Young Commission या कमेटी भी कह सकते हैं आप, हिल्टन यंग कमीशन और कमिटी. कई बार प्रोमिनेंटली इसको यंग कमिटी भी कह दिया जाता है, राइट. सो इट वाज यंग कमिटी और यंग कमीशन विच रेकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ RBI. एंड रिमेंबर दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश, है ना. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की बात हो रही है. सो एक ब्रिटिश जेंटलमैन वो आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि भाई इंडिया में एक हमें बैंक की रिक्वायरमेंट है जो सेंट्रल बैंक के रूप में एक्ट करे, राइट. उसको ध्यान में रखते हुए RBI एक्ट ऑफ 1934 पास करता है, राइट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट. और उसके बेसिस पर 1st April 1935 को RBI को इस्टेब्लिश किया जाता है. नाउ व्हेन RBI वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, इट्स हेडक्वार्टर्स और इट्स सेंट्रल ऑफिस वर इन back then Calcutta, right, which is now कोलकाता. सो इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में, लेकिन 1937 में से मूव कर दिया गया. इट वाज मूव्ड टू मुंबई, राइट. और मुंबई ही आज भी इसका सेंट्रल ऑफिस एग्जिस्ट करता है. सेंट्रल ऑफिस इज बाय द वे दैट प्लेस वेयर गवर्नर ऑफ RBI सिट्स, वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, राइट. सो सेंट्रल ऑफिस इज बेसिकली दैट प्लेस वेयर गवर्नर ऑफ RBI सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड इन इटसेल्फ. सो आप जो देखते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट हुई, है ना, या फिर आप देखते हैं कि शक्तिकांता दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो सारे का सारा पॉलिसी फॉर्मेशन, वो उनका ऑफिस कहाँ पर है? दैट सेंट्रल ऑफिस ऑफ RBI इज इन मुंबई नाउ, राइट. नाउ ओरिजिनली दिस वाज अ प्राइवेटली ओन्ड बैंक. बताया मैंने जैसे कि भाई कानून पास किया, बैंक बन गया, राइट. बट क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट
एज इंडिया थ्रू ओवर द ब्रिटिश, सो हम जैसे ही पराधीनता से बाहर निकले, है ना, सो हमें रिक्वायरमेंट थी वापस अपने सेंट्रल बैंक की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज़ किया ये बात, राइट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड RBI बैक इन 1949. सो इन 1949 RBI वाज नेशनलाइज्ड, राइट, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इसका मतलब आज RBI, आज की डेट में RBI 100%, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। दिस इज 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुडे इज फुल्ली ओन्ड, ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ऑपरेशंस के लिए RBI एक्ट बनाया सरकार ने, उसमें चेंजेस किए हैं, और उसी चेंज के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इसमें वी हैव सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है ना। मैं आऊँगा अभी सेंट्रल बोर्ड पर भी। पहले थोड़े बेसिक्स देख लें वापस। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर RBI के थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले भारतीय जो इसके गवर्नर बने, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, दैट इज CD देशमुख, एंड प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI इज मिस्टर शक्तिकांता दास, राइट। सो ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। नाउ गाइज, RBI जो है ना एज अ बॉडी, इसको बोर्ड के द्वारा रन किया जाता है, राइट। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ RBI। ये क्या कंट्रोल कर रहा है? डे टू डे अफेयर्स ऑफ RBI, डे टू डे अफेयर्स ऑफ RBI. So RBI's affairs, they are governed by the central board of directors, right? And this board in itself, ये जो बोर्ड है, आप देखिए ध्यान से, ओनरशिप का कंपोनेंट बता रहा है ये आपको। दिस बोर्ड इन इटसेल्फ, इट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन अपॉइंट कर रहा है? ये देश की सरकार ही अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर रही है, इन कीपिंग विद व्यू विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब ऐसा करने के लिए कौन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? ऐसा करने के लिए कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट मतलब RBI जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमने पीछे अभी स्टैब्लिश किया, RBI एक्ट ऑफ 1934 के अंडर बनाई गई। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। द सेम स्टैट्यूट इन इटसेल्फ, जो सेम कानून है ना, सेम स्टैट्यूट इन इटसेल्फ, इट इज telling the government of India that you need to appoint board for how much time period? You need to appoint the board for a period of 4 years. 4 साल के लिए आप बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, राइट। और यही बोर्ड जो है ये डे टू डे अफेयर्स को रन करेगा। अब देखिए कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, राइट। सो कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात है, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। सो बोर्ड बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है, ये 2 हेडिंग्स याद रखिएगा। सो बोर्ड ऑफ RBI कंप्राइजेज ऑफ ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन है? ऑफिशियल डायरेक्टर्स फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं हमारे, जिसमें गवर्नर आ गए, राइट, गवर्नर शक्तिकांता दास जी आ गए, एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। तो क्या फॉर्मेट रखा है कि भाई एक गवर्नर प्लस 4 क्या है? नॉट मोर देन 4 है ये, मतलब 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। सो इट कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4 बट कैन नॉट बी मोर देन 4। सो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, ये सिस्टम इन्होंने रखा है फुल टाइम मेंबर्स के लिए। देन वी हैव नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में दे आर गोइंग टू बी द वंस विच आर गोइंग टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे। कितने? 10 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे, 10 डायरेक्टर्स। दे आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल आल्सो बी अपॉइंटेड। देन वी हैव अदर डायरेक्टर्स, है ना। ये नॉन ऑफिशियल कैटेगरी में कुछ अदर भी आते हैं। अदर्स कौन है? देखिए अदर्स में RBI के रीजनल ऑफिसेज हैं, राइट। सेंट्रल बॉडी है लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। सो वी हैव वन डायरेक्टर बेसिकली कमिंग फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। सो 4 लोकल बोर्ड्स मतलब जो रीजनल ऑफिसेज हैं RBI के, उन वहाँ से जो है लिया जा रहा है एक डायरेक्टर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ RBI, राइट। सो अगर देखें तो इसमें कॉम्पोजिशन में आई हैव फुल टाइम डायरेक्टर्स 1 + 4, देन आई हैव नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स वेयर आई हैव द वंस विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार ही नॉमिनेट कर रही है। इसमें 10 from various fields and 2 government officials, and then you have others in which you have 4 directors which are coming from regional boards of या local boards of RBI, ठीक है।
रीजनल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सेंट्रल आरबीआई जो है अपने आप में इट इज़ अ सेंट्रल बॉडी है ना. सो ठीक है, मतलब रीजनल ऑफिसेज हैं, लेकिन इनको बोला जाता है, जो बिल्कुल सही भाषा है, सही तरीका है इसको कहने का, वो है लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई. ठीक है. सो लोकल बोर्ड से निकल के आएंगे 4 डायरेक्टर्स जिनको रखा जाएगा है ना. ये भी किस लिए है? दिस इज बेसिकली टू यू कैन अंडरस्टैंड दैट द हेड ऑफिस इज इन मुंबई, बट for that communication to take place between the central office of RBI and the local boards, right, you do require some people to relay that information है ना. so ताकि ये information relay हो सके back and forth, एक अच्छा continuum बना रहे, information जो है वो pass on की जा सके, उसके लिए ये 4 directors भी आ रहे हैं from each of the local boards. ठीक है. so ये हुआ हमारे पास the central board of RBI. next now let me show you a question that was asked in prelims 2021. so ये UPSC pre 2021 में question पूछा गया. yes, in prelims 2021 this question was asked, और इसमें मैं 3 statements दिए हुए थे. now you can pause the video and carefully read up the 3 statements that are given to you on the screen. स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है दैट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, कि आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक. सेकंड कह रहा है दैट सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कुछ प्रावधान है ना, जो कि केंद्र सरकार को है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देते हैं टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई, कि वो आरबीआई को डायरेक्शंस इशू करे है ना, जिससे कि आरबीआई कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में जो है डायरेक्शंस निकाल दे. ठीक है ना. सो दिशा निर्देश दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट किसको? आरबीआई को. ऐसा कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन प्रोविजंस व्हिच गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि लोगों के हित में सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कुछ दिशा निर्देश दे सके. ऐसा कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. और तीसरा कह रहा है दैट गवर्नर ऑफ आरबीआई draws his natural power from the RBI Act. ठीक है. तो ये 3 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं. अब आराम से पॉज करके ठंडे दिमाग से सोचिए, और फिर हमसे पूछा गया है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ये पूछा है. कौन सा करेक्ट है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. हालांकि ये फॉर्मेट क्वेश्चन का हमें इस साल ज़्यादा देखने को नहीं मिला है. 2023 वाला जो प्रीलिम्स हुआ उसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप समझिए क्वेश्चन किस डायरेक्शन में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टॉपिक से, हाँ इसका फॉर्मेट चेंज कर देगा है ना. उसमें कर देगा भैया स्टेटमेंट ना दे के आपको जो है कह दे कि इनमें से कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें गलत हैं, 1 ओनली 2 ओनली है ना, इस तरह के दे दे, वो पेयरिंग दे दे. सो हमें जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 and 2 ओनली, फिर दिया गया हमें 2 and 3 ओनली, फिर दिया गया है 1 and 3 ओनली, और फिर दिया गया है ऑल द 3 ऑप्शंस 1, 2 and 3. ठीक है. ना लेट्स इवैल्यूएट, एक बार ज़रा इवैल्यूएट करके देखते हैं सवाल क्या कह रहा है. स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नर के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो आरबीआई का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, दैट बोर्ड इट सेल्फ इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और उसी बोर्ड में हमारे पास फुल टाइम डायरेक्टर थे जो कि गवर्नर थे. सो गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. कहाँ लिखा है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में लिखा है. तो ये बात बिल्कुल सही है. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो स्टेटमेंट नंबर 1 ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है. ठीक है जी. सो ये हो गया हमारा करेक्ट. फिर दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट दैट सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट. नाउ सी आरबीआई इन इटसेल्फ इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? क्या इसे संविधान में कहीं पर मेंशन किया गया है? भाई भारत का संविधान कब लिखा गया? भारत का संविधान लिखा गया जब भारत आज़ाद हुआ. आज़ाद हुआ 1947 में. 1951 में तो आपको पता है कि संविधान जो है वो लागू किया गया है ना, 26 नवंबर 1950 को इनैक्ट किया गया. ठीक. सो उस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लिखा जा रहा है, आरबीआई पहले ही आ चुका है. सो इज आरबीआई अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? द आंसर इज नो, नहीं है जी. RBI is not a constitutional body. RBI is simply a statutory body, right? It was formed under the RBI Act of 1934. So, is there any provision in Constitution of India with respect to RBI? No. हमारा संविधान कहीं पर भी किसी भी प्रावधान में कहीं पर भी बात नहीं करता आरबीआई की. ठीक है ना.
और इसी वजह से आरबीआई अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कहीं पर कुछ लिखा है कि सरकार दिशा निर्देश दे सकती है आरबीआई को इन द पब्लिक इंटरेस्ट? नो सर, है ना, कहीं नहीं लिखा है। तो ये क्या है? दिस इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट हो गया हमारे पास इनकरेक्ट, गलत है जी, ठीक है, काट दें। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट आरबीआई गवर्नर ड्रॉज हिज पावर। नेचुरल जो भी पावर दी हुई है, जो पावर कहाँ से ड्रॉ कर रहा है? आरबीआई एक्ट से ड्रॉ कर रहा है। भाई स्टैट्यूट ही वही है ना, जिसके थ्रू आरबीआई को बनाया गया, तो वहीं से तो पावर्स ड्रॉ करेगा। बिल्कुल सही बात है, राइट। सो गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है जी। सो हमारे पास क्या मिला? हमें मिला स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, एंड देयर बाय द आंसर शुड बी 3, 1 and 3 ओनली। तो सही जवाब होगा 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से समझना है कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई यहाँ तक से क्वेश्चन बनने जाने की उम्मीद है। मेजरली देखिए, यूपीएससी हैज ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। उसने हमेशा फंक्शंस ऑफ आरबीआई, है ना, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स, है ना, OMOs, SLR, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSS, यहाँ से हमेशा सवाल पूछे, है ना, मैं दिखाऊंगा भी आपको। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, ठीक। अब 2021 में पूछा गया, और क्यों पूछा गया वो भी देखो ध्यान से, है ना, क्योंकि बात चल रही थी कि भाई आरबीआई कुछ कर सकता है क्या पैंडेमिक की सिचुएशन में। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि अगर सरकार चाहे तो कह सकती है ना, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ डायरेक्शंस दे सकती है ना। इसी टाइम पर आपको याद होगा येस बैंक क्राइसिस भी हुआ था, राइट, पीएमसी बैंक का क्राइसिस भी सामने निकल के आया था कुछ टाइम पहले। सो उस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के चलते, मतलब वो जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ चल रही थी उस पर आधारित ये क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मुलेट हुआ, है ना। उस साल यूपीएससी में इसको फॉर्मुलेट किया करके पूछा गया एस्पिरेंट्स को टेस्ट करने के लिए। बट देखिए फिर वही बात है, मैं कहूँगा करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे हैं तो क्लैरिटी के साथ पढ़ें, उसको समझें, है ना, कि कहाँ से क्या चीज़ रेलेवेंट है मेरे लिए, उसके पॉइंट से ही उसे याद रखा जाए। then it would make sense. Otherwise if you're just reading and you don't recall then and there, it may basically take you towards an altogether different direction, तो आपको गलत के डायरेक्शन में ले जाता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट दैट आई वांट टू टेक यू, नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू टेक यू टू इज बेसिकली फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ आरबीआई। Now, when you read functions of RBI, there are multiple functions. RBI का एक नहीं multiple functions हैं, बहुत सारे functions हैं, है ना। लेकिन जो सबसे पहला, सबसे प्राइमरी, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो इसके अलावा पूरे भारत में कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप बाकी देशों की भी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें और वहाँ के सेंट्रल बैंक का अगर प्राइमरी एक रोल देखें तो आपको हमेशा ये रोल वहाँ दिखेगा, राइट। और वो रोल क्या है? द रोल इज़ बेसिकली टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी। So RBI is the sole authority to issue currency in India. There is no other authority in India other than RBI to issue currency. So RBI becomes the sole authority to issue currency. ठीक। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, ₹1 का जो नोट है, जो कॉइन्स हैं, वो तो मिनिस्ट्री इशू करती है। हाँ जी, करती है, लेकिन वो काम दिया गया है आरबीआई के द्वारा मिनिस्ट्री को। क्यों दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को? बिकॉज जस्ट टू डिनोट दैट येस द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नमेंट, कि भाई जो इलेक्ट हो क्या है, जिनको लोगों ने चुना है ना, वही तो हेड होंगे देश के, राइट। सो उस चीज़ में डिनोट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन कितना छपना है, कितना इशू होना है, ये चीज़ कौन डिटरमाइन कर रहा है? दैट इज़ ऑल बीइंग डिटरमाइंड बाय आरबीआई इटसेल्फ, ठीक है। सो आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी एंड फ्रॉम ₹2 to ₹2000, 2 से लेके 2000 तक की जो करेंसी भारत में इशू की जाती है वो कौन कर रहा है? दैट इज बीइंग इशूड बाय आरबीआई एंड आरबीआई ओनली, ठीक है। ₹1 इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट ये क्या है? ये सिंपली समझिए, है ना, कि भैया ये बताने के लिए कि नहीं, इलेक्टेड जो हेड है, इलेक्टेड जो बॉडी है वही बड़ी है, उस टर्म्स में ये रोल बस शेयर कर रहा है आरबीआई, है ना। इसके अलावा जो फाइनल से है वो कहीं ना कहीं आरबीआई का ही है, ठीक है। सो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री एंड आरबीआई इशूज करेंसी अंडर समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जो करेंसी इशू करता है, इसको सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS, मिनिमम
रिजर्व सिस्टम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब ये है कि आरबीआई अपने पास एक रिजर्व मेंटेन करेगा। कितना रिजर्व मेंटेन करेगा? आरबीआई इज गोइंग टू मेंटेन समवेयर अराउंड टू द ट्यून ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली अपने पास मेंटेन करेगा एज रिजर्व। और ये रिजर्व भी मेंटेन जो किया जाता है, दिस इज मेंटेन्ड पार्शियली इन गोल्ड, पार्शियली आई एम सेइंग पार्शियली इन गोल्ड एंड पार्शियली इन हार्ड करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज मेंटेन्ड पार्शियली इन गोल्ड। सो इसका कुछ हिस्सा अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए, है ना, अगर 120 करोड़ है तो अप्रॉक्सीमेटली 110 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे नजर आएगा अप्रॉक्सीमेटली गोल्ड, राइट। 110 120 के आसपास नजर आएगा गोल्ड, राइट, समवेयर टू द ट्यून ऑफ 120 करोड़। और जो रिमेनिंग आपको नजर आएगा, लेट मी मार्क इट इन ग्रीन, this is maintained in hard currencies, or you can say this is maintained in terms of international currencies। इंटरनेशनल करेंसीज कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 80-90 करोड़ के आसपास होगा ये, राइट। 80 to 90 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली दिस इज मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ। फिर पाई का हिसाब नहीं लगाना है ना, ऐसा नहीं कि 200 है तो 200 लिखा है 200 ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आरबीआई के ऊपर है, आरबीआई इसे अपने हिसाब से मेंटेन करता रहता है, राइट। सो ये क्या है? ये न्यूनतम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है कि इतना तो मेंटेन करूंगा ही करूंगा, इससे ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 120 करोड़ का गोल्ड है, 80-90 करोड़ की हार्ड करेंसी मेंटेन करेगा। हार्ड करेंसी इंटरनेशनल करेंसी की बात कर रहा हूँ, समझना। whenever I say hard currency और international currency, it simply means 5 global currencies। जो 5 international currencies है ना, केवल इसी में मेंटेन किया जाएगा। 5 इंटरनेशनल करेंसीज या 5 ग्लोबल करेंसीज। और इंटरनेशनल करेंसी का ओहदा भी से किसने दिया है? दिस हैज बीन गिवन बाय IMF। ये स्टेटस कौन देता है? IMF देता है। अभी इसमें 5 करेंसीज आती हैं दुनिया की, राइट। व्हाट आर दीज 5 इंटरनेशनल करेंसीज? देखिए सबसे पहला जिसमें सबसे ज़्यादा मेंटेन भी करेगा आरबीआई, वो है डॉलर। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी डॉलर। ठीक है, सेकेंड इज गोइंग टू बी यूरो, थर्ड है पाउंड, ना, फोर्थ करेंसी इज गोइंग टू बी जापानीज येन, and fifth currency is going to be China's renminbi। China's renminbi, मैं यहाँ लिखता हूँ, let me write it here, China's renminbi। So I was talking of this reserve, which is approximately, you can say, minimum of 200 crores, and out of this 200 crores, around 120 crores worth of gold, 120 crores worth of gold, and remaining almost 80 to 90 crores worth of international or hard currencies। And I said there are 5 global or 5 international currencies, and what are these 5 international currencies? I said first is dollar, second is pound,
थर्ड इज यूरो, फोर्थ इज जापानीज येन, एंड फिफ्थ इज रेनमिनबाई RMB. So this is China's currency, रेनमिनबाई, राइट. सो ये 5 ग्लोबल करेंसीज के टर्म में मेंटेन करेगा आरबीआई भी. ज़्यादा किस में होगी, ज़्यादातर आप देखेंगे वो डॉलर में ही मिलेगी, राइट. सो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डॉलर में ही मेंटेन करेगा. और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम. दिस इज माय मिनिमम रिजर्व सिस्टम. दिस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई. अब इसका फंडा क्या है, व्हाई इज आरबीआई मेंटेनिंग दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम. सी दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय मेजरली ऑल ग्लोबल कंट्रीज टुडे. आज के दिन अगर आप देखने जाएंगे तो सारे ही देश ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करके करेंसीज इशू करते हैं, है ना. सो कंट्रीज टुडे दे फॉलो समथिंग कॉल्ड एज फिएट करेंसी. फिएट करेंसी डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू ऑन इट्स ओन, है ना. ये अपने आप में जो है वास्तविक मुद्रा या वास्तविक मनी के रूप में तो है नहीं, है कि नहीं. कमोडिटी मनी होता, कमोडिटी मनी में क्या था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, राइट. उनकी अपनी कुछ वैल्यू थी. ये तो क्या है, ये सिंपली पेपर करेंसी है, राइट. कॉइन्स है. सो अगर धातु को ले लें या पेपर को ले लें, उसकी इतनी वैल्यू थोड़ी है. आपने जब होल्ड किया 500 रुपये का नोट, तो 500 रुपये नोट कैसे बना, इंक से बना, राइट. पेपर यूज़ हुआ, उसमें कुछ बेसिक मटेरियल्स यूज़ हुए. सो क्या उस सारे मटेरियल्स को जब हम ब्रेक डाउन कर देंगे और बेचने जाएंगे तो क्या वो 500 रुपये मिलेंगे हमें, नहीं मिलेंगे, राइट. सो उसकी वैल्यू कौन इस्टेब्लिश करता है, उसकी वैल्यू इस्टेब्लिश करता है एक अथॉरिटी, है ना. सो आपने देखा होगा 500 रुपीज़ पे जो सिग्नेचर हैं वो किसके हैं, द सिग्नेचर इज ऑफ आरबीआई's गवर्नर, राइट. हु इज एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी. वो सिग्नेचर ना हो तो क्या उस नोट की कीमत है, बाजार में देंगे तो कोई लेगा, नहीं लेगा, राइट. सो उसमें वैल्यू कौन रख रहा है, अथॉरिटी इज, बिकॉज ऑफ दैट सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी इटसेल्फ इज मेकिंग इट वैल्यूएबल, है ना. वो भी क्यों, क्योंकि अथॉरिटी खुद आरबीआई गवर्नर साइन करके कह रहे हैं दैट यस, whenever you basically hand over this note, the person is going to give you 500 rupees of goods and services. I promise you that. आप देखना ध्यान से, यही लिखा है, मैं धारक को वचन देता हूँ, है ना, अदा करने का वचन देता हूँ. I promise to pay the bearer a sum of rupees this, right. सो वैल्यू कौन इस्टेब्लिश करता है ऐसी करेंसीज में, फिएट करेंसीज में. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सम अथॉरिटी. दैट अथॉरिटी इज बेसिकली आरबीआई इन आवर केस, और आरबीआई इज गवर्नर इन आवर केस, राइट. सो फिएट करेंसीज के केस में समझिएगा, देर आर चांसेस दैट द करेंसी में बेसिकली गो आउट. करेंसी जो है अपने आप में जो है प्रॉब्लम देखने को मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, राइट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ करेंसी चेजिंग टू फ्यू ऑफ गुड्स. सो इन दैट केस, राइट, will the monetary policy authority, will the central bank in the country be in a position to change the currency? ऑब्वियस ही बात है कि ऐसी सिचुएशन में यही तरीका है कि पूरी करेंसी को चेंज किया जाए, है ना. कोई स्टेबल करेंसी लाई जाए जिसमें स्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू हो. सो उसको चेंज करने के लिए भी कुछ तो रिसोर्स चाहिए होगा. सो वो रिसोर्स ये है, राइट. दिस इज द मिनिमम रिजर्व दैट टुडे सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब दे विल मेंटेन. हाँ, नंबर सेम नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है कि नंबर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, राइट, टू द करेंसी दैट इज इन सर्कुलेशन, उस पर डिपेंड करता है. लेकिन मोटा मोटा समझने का मतलब आप समझिए इसे पॉइंट से, दैट दिस अमाउंट इज टू बी मेंटेन्ड फ्रॉम द पॉइंट दैट, राइट, that if any problem happens to the currency system, to the prevailing currency system, and thereby a new currency is to be introduced, the central bank believes that a new currency has to be introduced. They are basically going to utilize this reserve. इस रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है. तो उस लिहाज से मिनिमम रिजर्व सिस्टम बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है. सो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए मेंटेन करता है हमारी इकॉनमी में, राइट, जिसमें से मेजरली गोल्ड और हार्ड करेंसीज रखी जा रही हैं. और ये पावर, ये सारी की सारी चीज़ कहाँ लिखी है, ऑल ऑफ दिस, है ना, दैट आरबीआई इज गोइंग टू बी द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री. दिस इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट. बेटा सेक्शन याद रखना है ना. कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं, सेलियन पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट दे कैन पुट अप इन योर पेपर नाउ, ठीक है. मतलब बेसिक इतना तो पता ही है सबको कि आरबीआई सोल अथॉरिटी करेंसी प्रिंट करता है, इतना सबको पता है मेजरली, राइट. लेकिन ये बात कहाँ लिखी है, राइट, किस स्टैच्यूट में लिखी है, कौन सा सेक्शन है, छोटे छोटे ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, राइट. सो इट इज सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट विच कन्फर्स आरबीआई विद दिस सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया, ठीक है.
सो बैंक नोट्स इन इंडिया इशू करने की सोल राइट आरबीआई को ग्रांट करता है सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट। सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत। ठीक है, ये था पहला फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे, वो है एमआरएस, हमने डिस्कस करी क्या ग्लोबल करेंसी होती है। देखिए यहीं से आपको आइडिया भी लग रहा होगा, आई हैव मेंशन्ड द टर्म हार्ड करेंसीज, सो दिस विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया दैट देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट करेंसीज। कुछ सॉफ्ट करेंसी जैसा भी है। सॉफ्ट करेंसी क्या है? इन पांचों करेंसी के अलावा जो भी करेंसीज हैं वो सारी सॉफ्ट हैं। सो इंडियन करेंसी भी सॉफ्ट है, मतलब जिसको IMF ग्लोबल करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी का स्टेटस ना दे, है ना, वो सारी करेंसीज क्या है? सॉफ्ट करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी वो मुद्रा जिसकी डिमांड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम है विद रिस्पेक्ट टू इट सप्लाई, दैट इज सॉफ्ट करेंसी। बट फॉर करेंसीज हुज डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू इट सप्लाई, राइट, जिनकी मांग ही बहुत ज़्यादा है। आप देखो ना, हर देश डिमांड कर रहा है डॉलर, या हर देश डिमांड कर रहा है यूरो, हर देश डिमांड कर रहा है पाउंड। क्यों? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। सो जिन करेंसीज की डिमांड ज़्यादा है दैट आर इंटरनेशनल करेंसीज। 5 इंटरनेशनल करेंसीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। ओके गाइज, नेक्स्ट फंक्शन दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, जो हमारा सेकेंड फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक। आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फ्रेज, राइट। जब भी हम कहते हैं दैट ए इज लेट्स से बी इज बैंक, राइट, दैट ए इज बीज बैंक, कि बी का ये बैंक है ना, तो इस बात को क्या डिनोट कर रहा है? जैसे मैं कह रहा हूँ ना दैट आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, सो इसका मतलब हुआ कि आरबीआई अपने आप में किसका बैंक है? बैंकर्स का बैंक है। मतलब जितने भी भारत के बैंक्स हैं, B1, B2, B3, B4, ये सारे के सारे बैंक्स, राइट, ऑल ऑफ देम, इनके लिए बैंक का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू से एक्सिस इज माई बैंक और लेट्स से SBI इज नमन्स बैंक, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी बैंकिंग टर्म्स में नीड होगी, राइट, जैसे मान लीजिए मुझे चेक इशू करना है तो मुझे चेक बुक चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा। मान लीजिए मुझे लोन चाहिए घर खरीदने के लिए, राइट, सो आई वुड बेसिकली गो टू माई बैंक। आई वॉन्ट लेट्स से लोन फॉर बाइंग अ कार, सो आई वुड गो टू अगेन SBI। मतलब किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल नीड, चाहे वो क्रेडिट के टर्म्स में हो, राइट, या वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के टर्म्स में हो, उसका निपटारा, उसका सोल्यूशन कौन करके देगा? मेरा बैंक करके देगा, है ना। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मुझे कहीं पे पैसा भेजना है तो कौन करके देगा? मेरा बैंक करके देगा, राइट। तो ये सारी फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं, राइट, दैट इज़ बेसिकली परफॉर्म बाय आरबीआई फॉर डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया। जितने भी बैंक्स भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सारे बैंकों के लिए जो बैंकिंग फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करके देगा? दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय आरबीआई। एंड आरबीआई इन इंडिया मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज एन इशूइंग बैंक, है ना। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। हम कह रहे हैं दैट आरबीआई मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज एन इशूइंग बैंक। आरबीआई क्या है? भारत में इशूइंग बैंक है। इशूइंग बैंक का मतलब ये है, दिस फ्रेज इशूइंग बैंक, इट लिटरली मीन्स दैट आरबीआई इज द वन which actually brings the bank, which designates this phrase bank to a financial entity, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा that sir I want to open a bank, कि मैं एक बैंक खोलना चाहता हूँ, है ना, तो मैं कहूँगा सर आपको एक फाइनेंशियल कंपनी खोलनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा, और फिर आरबीआई के कुछ मानक हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। वो पूरे करने के बाद फिर जा सकते हैं आप आरबीआई के पास बैंकिंग लाइसेंस लेने, है ना। फिर आरबीआई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके आपको लाइसेंस ग्रांट करेगा, लाइसेंस इशू करेगा। वही फ्रेज जो है ना, लाइसेंस इशू करना, वहीं से आ रहा है इशूइंग बैंक। मतलब कहीं ना कहीं इशूइंग बैंक का मतलब ये है, आरबीआई इज द वन विच एक्चुअली गिव्स द पावर टू अ फाइनेंशियल कंपनी, which gives the power to a financial company to serve as a bank, to serve as a bank. Otherwise this is not going to exist. मतलब ये जो पब्लिक डीलिंग है, लोगों के अकाउंट खोलना, खाते खोलना, उनके पैसे जमा करना, है ना, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक आरबीआई आपको परमिशन ना दे, अपनी ब्लेसिंग ना दे, right? So RBI regulates banking system in India. RBI is the one who issues licenses to banks in India, right? So issuing है, साथ साथ regulates the banking system, regulates the banks in India,
जितने भी तरह के बैंक्स आप देखते हैं, राइट, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे रूरल बैंक जो है, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके केस में भी इवन दो देयर इज नबार्ड सिटिंग, NABARD is the one which is guiding them, which is directing them that you should basically move into this direction. But when it comes to financial prowess, financial auditing, all of that control, all that power comes into the hands of RBI only. So RBI ही है जो कि भारत में बैंकों को रेगुलेट कर रहा है। उन्हें एज अ बैंक सर्व करने के लिए जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, वो कौन दे रहा है? वो RBI ही दे रहा है, ठीक है ना। सो RBI हैज़ द पावर टू लाइसेंस द बैंकिंग कंपनीज and also thereby has the power to cancel their license। मतलब कि अगर RBI को लगे कि बैंक जो है वो encroach कर रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, right, it is doing something wrong, in that sense RBI also has the power to cancel the banking license, right। वो एक झटके में जो है पूरा का पूरा लाइसेंस छीन के पूरी बैंक को ख़त्म कर देगा, बोलेगा भैया आज से आप नहीं डील कर सकते, यू कैन नॉट डील विद द पब्लिक एनी मोर, राइट। सो RBI हैज़ द पावर टू इशू लाइसेंसेज, सो इशूइंग बैंक, RBI हैज़ द पावर टू रेगुलेट देम, एंड RBI ऑल्सो हैज़ द पावर टू कैंसल द लाइसेंस, कैंसल द लाइसेंस ऑफ द बैंक, ठीक है जी। ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू दिस, और कॉन्सेप्ट है ऑफ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, राइट। सो व्हेन यू गो टू RBI एक्ट ऑफ 1934 यू विल कम अक्रॉस, राइट, यू विल कम अक्रॉस शेड्यूल 2। जब आप RBI एक्ट को देखते हैं तो RBI एक्ट के अंदर हमें दिया गया है समथिंग कॉल्ड एज शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934, राइट। अब इस शेड्यूल 2 के अंदर एक लिस्ट है, देयर इज एंटायर लिस्ट ऑफ बैंक्स दैट इज प्रेजेंट, और इसमें आपको बहुत वैरायटी के दिखेंगे। आपको डोमेस्टिक बैंक्स दिखेंगे इसमें, आपको इसमें फॉरेन बैंक्स दिखेंगे, राइट, आपको इसमें RRBs तक दिख जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स दिखेंगे, आपको इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी दिखेंगे, राइट। अब इस बिहाफ पे मतलब जितने भी बैंक्स शेड्यूल 2 में प्रेजेंट है, ऑल बैंक्स विच आर प्रेजेंट अंडर शेड्यूल 2 ऑफ RBI, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया, दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया। इनको कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक्स, है ना। और क्योंकि इनका नाम यहाँ है, ये शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, दे enjoy more powers, they enjoy a better relationship with RBI, right? So इनको कुछ पावर्स मिलती हैं, इनको फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए लोन मिल सकता है। सो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए दे कैन बोरो फ्रॉम RBI, ये एक इनको हेल्प मिल रही है, बोरोइंग फ्रॉम RBI। सेकेंडली, राइट, ऐसा नहीं है केवल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बोरो कर सकते, अपने आप में, राइट, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। सो दे हैव मेंबरशिप टू क्लियरिंग हाउसेज बिकॉज ऑफ विच दे कैन गेट द चेक्स क्लियर्ड। आपने सुना होगा जनरली जब भी हम बैंक में चेक लगाते हैं, अगर वो सेम बैंक का है, राइट, तो बैंक कहेगा कि सर ये ट्रांसफ़र है, ये आपका शाम तक आ जाएगा। और फिर अगर आप किसी और बैंक का चेक लगाएं, जैसे एक्सिस में SBI का लगाएं, राइट, तो बैंक कहेगा कि सर ये तो किसी और बैंक का है, इसमें टाइम लगेगा, 3 दिन लगेंगे, है ना, ये क्लियरिंग का चेक है, राइट। सो क्लियरिंग का मतलब क्या है? देयर हैज़ टू बी सम एंटिटी सिटिंग इन द मिडल विच विल गेट द अमाउंट क्लियर्ड, राइट। सो एक्सिस अगर उसके पास मेंबरशिप है क्लियरिंग हाउस की, तो वो क्या करेगा? SBI को इंटीमेट करेगा, बोलेगा देख भाई ये एक तेरा कस्टमर है जिसने मेरे कस्टमर को एक चेक इशू किया है, तो मैं एज अ फाइनेंशियल एंटिटी यहाँ बैठा हूँ, तो वहाँ से क्लियर कर दे इस चेक को, पैसा भेज दे मेरे पास, मैं पैसे को होल्ड करूँगा टेम्परेरली और फिर मैं अपने कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा। ये क्यों, कैसे कर पा रहा है? एक्सिस इज एबल टू डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज एक्सिस हैज़ मेंबरशिप टू द क्लियरिंग हाउस, राइट। सो शेड्यूल्ड बैंक होने के नाते क्या मिलता है और चीज़ एक्स्ट्रा? बैंक्स गेट मेंबरशिप टू क्लियरिंग हाउस, दे गेट मेंबरशिप टू क्लियरिंग हाउस, राइट। ये 2 फायदे हैं। अब जिन बैंक्स का नाम इसमें नहीं है लिस्ट में, वो सिंपली नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनके पास उनको ये 2 एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो जो बैंक्स शेड्यूल्ड हैं, राइट, उनको ये एडवांटेजेस हैं, दे विल बी कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बैंक्स, देयर नेम्स आर प्रेजेंट इन शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट।
and banks whose name is not under the list, they will be called as non-scheduled banks and their name is not present, thereby they do not enjoy these certain advantages that scheduled banks shall enjoy. ठीक है, so समझना क्या है आपको, वही सेम फंडा that RBI is bankers bank and as a banker to banks across the country, RBI provides certain functions, right? RBI is going to perform certain functions for these banks. डे टू डे बेसिस के लिए बोरोइंग अलाउ करता है, एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड दोनों को अलाउ कर देगा, है ना। बैंक को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, किसके पास आएगा, आरबीआई के पास आएगा। इनफैक्ट बैंक की उत्पत्ति हो कहाँ से रही है, बैंक की पब्लिक डीलिंग कर कैसे पा रहा है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सो बैंक इज एबल टू डू दिस, right? It is able to rise above the stature of a financial company. It is able to serve the public. It is able to become a bank only because RBI grants the license. RBI issues the license under the name, right? So जैसे ही RBI ने issue किया license, तब वो बैंक बना, उससे पहले financial company है, right? So ये अपने आप में issuing बैंक है, regulate करता है, day to day functions तक regulate करेगा, आप समझिए। आपने सुना होगा कि कई बार बैंकों को क्वारंटीन किया गया, है ना। बैंक जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो बैंकों को जो है क्वारंटीन किया गया, उनको जो है उनकी ट्रांजैक्शंस रोक दी गई, उनके खर्चे रोक दिए गए। किसके द्वारा कर दिए गए, आरबीआई के द्वारा कर दिए गए, राइट। सो जनरली व्हेन बैंक्स आर इन क्राइसिस, दिस इज द गो टू मोड ऑफ आरबीआई। आरबीआई स्टॉप्स देयर आउटफ्लोज ऑफ मनी, जहाँ जहाँ से पैसा जो है खर्च हो रहा है वो सारे बंद कर देगा और बैंक को बोलेगा कंसोलिडेट कर अपनी बैलेंस शीट, राइट। लुक फॉर एवेन्यूज वेयर यू हैव टू गेट मनी बैक and try and come out of this, right? So ये भी क्या है, ये this is all under regulating powers of RBI. So RBI regulates banks in the country. RBI can also cancel the license. अगर RBI को लगता है कि बैंक पब्लिक जो है इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है, इनफैक्ट पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है, सो ऐसे में कैंसिल तक कर सकता है। ये पावर तक है RBI के पास, राइट। सो RBI इज बैंकर्स बैंक इन द कंट्री। ये हुआ हमारे पास सेकेंड फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो आप समझिएगा कि आरबीआई को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और ये फंक्शन जो है आरबीआई का, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स इन इंडिया। सो वी हैव मल्टीपल सेट ऑफ बैंक्स। आप इमेजिन करो B1, B2, B3, बहुत सारे बैंक्स हैं, है ना। सो इन बैंकों के लिए, चाहे वो शेड्यूल्ड हो, नॉन शेड्यूल्ड हो, किसी भी तरह का बैंक हो, विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स इन द कंट्री, आरबीआई इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नाउ व्हाट डज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मीन्स, है ना। इसको समझने के लिए सिंपली एक कंडीशन को इमेजिन करिए, एक सिचुएशन को इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि आप एक मुसीबत में फंसे हैं, है ना, फाइनेंशियली या किसी भी तरह की आपको कुछ समस्या हुई है। सो ऐसे टाइम पर आप किसको फ़ोन करेंगे, है ना। आई बिलीव एवरीबडी हैज़ दैट वन फ्रेंड, है ना। आपका कोई ना कोई दोस्त यार ज़रूर होगा जिसको आप रात के 2 बजे कॉल करके कह सकते हैं कि भैया ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, आई नीड अ सोल्यूशन फॉर इट, है ना। सो वही है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो उसी तरीके से इफ़ एनी बैंक इज स्टक इन एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, है ना, एंड मेजरली व्हाट इज़ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट अ बैंक फेसेस, क्या समस्या हो सकती है। मान लीजिए मैंने अज्यूम किया बैंक 3 को प्रॉब्लम है ना, मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई, जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह का काम है बैंक का, उसी तरह की प्रॉब्लम है, राइट। बैंक डील्स इन फाइनेंस, राइट। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मीन्स दैट बैंक मे फेस सम काइंड ऑफ टेम्पररी लिक्विडिटी इशू, कि छोटे समय के लिए बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है ना। मतलब बैंक के पास देनदार खड़े हैं, है ना, लेनदार खड़े हैं। So depositors of the bank, they are standing, they are asking for their money back. Bank does not have the money to repay them back, right? Or let's say bank does not have money to even go for, let's say, day-to-day business. So ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर टेम्पररी लिक्विडिटी होने की संभावना बन रही है, टेम्पररी लिक्विडिटी हो रही है बैंक के पास, राइट। सो ऐसी कंडीशन में बैंक कैन सिंपली अप्रोच आरबीआई। बैंक क्या करे, सीधा उठ के आरबीआई के पास आ जाए, राइट। सो इफ अ बैंक फेसेस एनी काइंड ऑफ टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम, then RBI is the lender of last resort, where RBI will simply extend the much needed help. So उस समय पर बैंक को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, बैंक को सिंपली आवश्यकता होगी लिक्विडिटी की। तो बैंक RBI क्या करेगा, RBI सप्लाई कर देगा रुपया, है ना। बट समझिए क्या है, ये अपने आप में एक लोन है, ये उधार के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इससे इसकी मदद हो गई, है ना। और बैंक को जिन लेनदारों को, जिन लोगों को, डिपॉजिटर्स को जो पे ऑफ करना है, उनको पे ऑफ करके प्रॉब्लम सॉल्व,
राइट। इसी फंक्शन को, राइट, ये जो फंक्शन है ये दिस इज मोर लाइक बेलिंग आउट अ बैंक। सो इसी फंक्शन को हम एक टर्म से भी जानते हैं, टिपिकली बैंकिंग सेक्टर के लिए दिस इज द टर्म बेलिंग आउट। बेल आउट का मतलब दो पार्टीज हैं, है ना, दो एंटिटीज हैं ए और बी। बी ए से पैसे की मांग कर रहा है, कह रहा है भाई मेरे पैसे दे, राइट। ए कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में कोई थर्ड एंटिटी, राइट, सम थर्ड एंटिटी कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ए। सो लेट्स से सी कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ए। सी आया, सी ने कहा भाई मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसे, आई एम गिविंग यू मनी, यू पे दिस एंटिटी ऑफ। आप बी को पैसा पे ऑफ करो और जो भी रिलेशनशिप है वो मेरे साथ है, राइट। जो भी समस्या है अब आप मेरे साथ रहेगी वो। सो this is how what RBI will do is RBI will simply give the money to B3. B3 will pay off its depositors, its entities, whichever entities it has to pay off, right? And then what will happen is that the relationship now will exist between RBI and B3. मतलब ये जो लोन का कंपोनेंट है ना कि कितना उधार लिया गया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये सब B3 और RBI के बीच में है, राइट। सो ये लिटरली क्या सिचुएशन बनी, ये बनी सिचुएशन ऑफ अ बेलिंग आउट, है ना, जहां पर थर्ड एंटिटी एंटर करती है सिनेरियो में और रेस्क्यू कर ले जाती है, ठीक है ना। सो आरबीआई विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ द बैंक विच इज सॉल्वेंट। प्लीज रिमेंबर द बैंक नीड्स टू बी सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि इनसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, नहीं, क्या है, केवल टेम्पररी लिक्विडिटी इशू है। सो विच फेसेस टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स बाय सप्लाइंग इट विद मच नीडेड लिक्विडिटी व्हेन नो वन एल्स इज विलिंग टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द बैंक, है ना। अब इस लाइन को भी समझिएगा। देखिए जनरली क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में, अगर किसी बैंक के रिस्पेक्ट में कोई रूमर स्प्रेड हो गया, है ना, मान लीजिए हमने सुना येस बैंक में प्रॉब्लम है। सो येस बैंक में प्रॉब्लम जो है वो केवल डिपॉजिटर्स के कानों तक नहीं आई है। इट्स नॉट जस्ट डिपॉजिटर्स विच आर डिमांडिंग देयर मनी बैक, वो बैंकों के कानों में भी गई है। बाकी सारे बैंक्स, एक्सिस, SBI, PNB, HDFC, ऑल दीज बैंक्स दे हैव आल्सो हर्ड अबाउट इट। सो इन दैट सिनेरियो विल ऑल दीज अदर बैंक्स बी विलिंग टू लेंड टू येस बैंक? नो, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज नोबडी वुड बेसिकली लाइक टू टेक द फॉल। आप समझिए ना, आपको पैसा दे के, ऐसे बैंक को पैसा दे के, खुद का पैसा भी तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, राइट। सो बैंक्स ऐसी सिचुएशन में कभी भी ऐसे एंटिटी को लेंड करना प्रेफर नहीं करेंगे, मना कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ही मुंह से बोलेंगे, है ना, इंटरबैंक लेंडिंग के टर्म्स में। सो ऐसे सिनेरियो में एंटिटी के पास, है ना, इस एंटिटी के पास क्या सोल्यूशन बचा? एंटिटी के पास सोल्यूशन ये बचा कि अंडर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इट कैन सिंपली गो टू RBI एंड RBI विल प्रोवाइड विद द मच नीडेड लिक्विडिटी दैट द बैंक रिक्वायर्स। बट याद रखिए ये कब है, ये एक सॉल्वेंट बैंक के लिए है, और जब बैंक टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तब ये रिस्पेक्ट में इसका सोल्यूशन मिल सकता है बैंक से, इसका सोल्यूशन मिल सकता है RBI से। ओके, सो दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ RBI, राइट, विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स इन द कंट्री, ठीक है। सो गाइज आई हैव अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड on lender of last resort function only, and this question was asked in UPSC CSE pre in the year 2021। साल 2021 में ये सवाल पूछा गया प्री के एग्जाम में। सो द क्वेश्चन वाज दैट इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो स्पेसिफिकली एक ही फंक्शन पर उसने क्वेश्चन पूरा का पूरा फ्रेम किया कि जो RBI का फंक्शन है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये किससे डील करता है ना। सो हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए। स्टेटमेंट नंबर 1, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब वो बाकी किसी और सोर्स से बोरो करने में फेल हो जाए। सो ऐसे में ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज़ को लेंड करता है अंडर दिस फंक्शन, राइट। मतलब RBI ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज़, मतलब जैसे कि रिलायंस को फंड कर दे, है ना, या जियो को फंड कर दे, या फिर किसी और प्राइवेट एंटिटी को फंड कर दे। सेकंड स्टेटमेंट दिया है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, मतलब अगर किसी बैंक को टेम्पररी कुछ लिक्विडिटी के टर्म्स में कुछ क्राइसिस हो रहा है तो ऐसे में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दे बैंक को। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, मतलब सरकार को लेंड कर रहा है इस फंक्शन के अंडर ताकि सरकार का जो बजट में डेफिसिट है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। और फिर हमसे कहा है यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कोड पिक करना है। सो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है ना। ऑप्शंस में भी दे रखा है हमें 1 and 2 दे रखा है पहला, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है 2 and 3 और चौथा दे रखा है 3 ओनली। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया
कि ये जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन है, दिस इज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स इन इंडिया, केवल और केवल बैंकों के लिए एग्जिस्ट करता है ना। अब ऐसे में आप खुद भी प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि अगर आरबीआई हर डूबती हुई कंपनी को, हर डूबते हुए बिजनेस को अगर लेंड करने लगेगा, तो ऐसे में तो कभी कोई बिजनेस डूबेगा ही नहीं भारत में, है कि नहीं। कभी कोई कंपनी फेल की होती, राइट। सो आरबीआई कभी भी इंडस्ट्री बॉडीज़ को लेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल ही सिरे से काट दें, राइट। सो दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है ना। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है भाई बैंकों को लेंड कर रहा है, यही हमने पढ़ा भी है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी लिक्विडिटी क्राइसिस, राइट। टेम्पररी क्राइसिस कह रहा है, बट बैंक के लिए टेम्पररी क्राइसिस यही है कि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, मतलब देनदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। जिन्होंने डिपॉजिट किया, जिनका पैसा है बैंक का, उनको वापस देने में असमर्थ है ना, वही टेम्पररी क्राइसिस है। फिर तीसरा कह रहा है लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस। नाउ सी दिस वाज द प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट, ये सबसे प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है इस सवाल का। क्यों है? क्योंकि जब सरकार को बजट में डेफिसिट होता है तो ऐसे में सरकार बोरो कर सकती है। इनफैक्ट जो मैं नेक्स्ट फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप देखेंगे दैट यस गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई बट नॉट अंडर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, है ना। सबसे कमाल की बात क्या है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाला जो फंक्शन है वो केवल और केवल बैंकों के लिए है, और उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है ना, वो समझना है कि देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन क्यों बनाया गया, राइट। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दिस फंक्शन exists for depositors of any bank, कि भाई डिपॉजिटर्स का पैसा ना डूब जाए, है ना। डिपॉजिटर्स जो है वो फ्रेंजी में ना आ जाएं, डिपॉजिटर्स पैनिक मोड में ना आ जाएं, राइट। तो ऐसे में आरबीआई ने ये फंक्शन क्रिएट किया, क्योंकि बैंक ऐसे प्रोफेशन में, ऐसे बिजनेस में है जहाँ पर वो डे टू डे बेसिस पे फाइनेंस में डील कर रहा है, पैसा आया, पैसा आगे उधार दे दिया। सो ऐसे में टेम्परेरी लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, हो सकती है, एस्टिमेट सही नहीं लगा, है ना, ज़्यादा लोग आ गए वापस पैसा मांगने। सो ऐसी सिचुएशन कभी भी हो सकती है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस दैट इफ लेट्स से अ डिपॉजिटर इज टोल्ड बाय द बैंक दैट आई डोंट हैव योर मनी, आई कांट पे यू बैक। आप गए बैंक में, आपने अपना पैसा मांगा कि भैया मैंने फिक्स डिपॉजिट कराया था 1 लाख रुपए वापस दो, और बैंक आपको मना कर दे, कह दे कि नहीं मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता आपको, है ना, आप 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना। आप क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है कि ये वन डिपॉजिटर, दिस विल टर्न इनटू 2, दिस विल टर्न इनटू 4, दिस विल टर्न इनटू 8, है ना, एंड दिस विल सिंपली लीड टू अ सिचुएशन ऑफ बैंक रन। दिस विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ बैंक रन। बैंक रन का मतलब ये है कि सारे लेनदार आके खड़े हो गए हैं, सारे डिपॉजिटर्स आके खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं भैया मेरा पैसा दो बैंक को। अब सबका पैसा तो बैंक लौटा ही नहीं सकता कि कोई भी बैंक को, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी बैंक टू सिंपली पे ऑल द डिपॉजिटर्स एट द सेम टाइम, राइट। बिकॉज सी व्हाट डज अ बैंक डू, बैंक करता क्या है? बैंक जो पैसा लेता है ना डिपॉजिटर्स से, इस पैसे को आगे काम पे लगा देता है। कैसे? मतलब लोन दे देगा, तो जिसको जितनी ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे होम लोन है, ज़रूरत है, तो कहेगा सर आप ले लो, राइट, एट लेट्स से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको गाड़ी के लोन की ज़रूरत पड़ी, आपको दे दिया, सो इस पैसे को काम पे लगा दिया। अब ये पैसा वापस इंटरेस्ट ला के दे रहा है, इसी इंटरेस्ट से तो आपको पे करता है बैंक, राइट। सो अगर ये कैपिटल को होल्ड कर ले, सारा पैसा होल्ड कर ले, तो कभी कुछ, है ना, जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है बैंक की वो तो खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, राइट। दैट इज वाई बैंक कैन नॉट पे टू ईच ऑफ द डिपॉजिटर, राइट। बैंक कैन नॉट पे टू ईच ऑफ द डिपॉजिटर एट द सेम टाइम। सारे डिपॉजिटर्स को एक टाइम पे सारा पैसा वापस लौटा देना पॉसिबल ही नहीं है बैंक के लिए, बिकॉज दैट मनी इज बेसिकली पुट टू यूज। उस पैसे को काम पे लगा दिया गया है ना, वो पैसा फंक्शनल है, वो अपने आप में इंटरेस्ट जनरेट करके ला रहा है, ठीक। अब जिसको मान लीजिए 15 साल के लिए होम लोन दिया, उसको ये थोड़ी कह सकता है कि नहीं मुझको अभी वापस लौटाओ सारा पैसा क्योंकि मेरे पास देनदार खड़े हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो आप समझिए ये जो सिचुएशन है बैंक के पास टेम्पररी लिक्विडिटी की, दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन। प्रोफेशन ही ऐसा है ना, प्रोफेशनल हैजार्ड है कि भैया होगा, है ना, आज नहीं तो कल ये टेम्पररी लिक्विडिटी आ ही जाती है बैंक में। एस्टिमेट गलत लग गया, राइट। बैंक एस्टिमेट ही नहीं कर पाया कि मेरे पास इतनी ईएमआई का पैसा आएगा और इतना मैं फंक्शन कर पाऊंगा, नहीं आया ईएमआई का पैसा, राइट। लोगों ने डिफंक कर दिया, दे आर अनेबल टू पे, बाउंस कर दिया ईएमआई पे, राइट।
सो ऐसी सिचुएशन में अगर पैसा ना आए तो बैंक कैसे फंक्शन करेगा? सो ऐसी टेम्परेरी लिक्विडिटी के लिए ये सिंपली फंक्शन क्रिएट किया गया आरबीआई के द्वारा कि भाई अगर ऐसा कुछ हो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तू मेरे पास आ जाइए, यू कम टू मी, राइट? जैसे ही पहला डिपॉजिटर आया एंड यू आर अनेबल टू पे, यू कम टू मी, आई विल गिव यू द मनी, यू पे द मनी टू द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर विल गो बैक हैप्पीली, टाटा बाय बाय, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। अब वो प्रॉब्लम कहाँ है? अब वो प्रॉब्लम सिंपली एग्जिस्ट कर रही है आरबीआई और बैंक के बीच में, मतलब घर की बात घर में रह गई, है ना? अब आरबीआई पूछेगा बैंक से कि भाई क्या हुआ, व्हाई आर यू नॉट एबल टू पे बैक, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड, राइट? उसके रिस्पेक्ट में इंट्रोस्पेक्ट करेगा और बोलेगा देख सिस्टम ठीक कर अपना, यू नीड टू करेक्ट योर सिस्टम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन दिस वे। सो ये एक लेसन भी दे रहा है आरबीआई साथ साथ पैरेलली इसमें, राइट? सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैज बीन टिपिकली क्रिएटेड फॉर बैंक्स इन इंडिया। नाउ डू यू थिंक सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट? क्या सरकार के पास ऐसी सिचुएशन है कि कोई और उसको उधार नहीं देगा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? गवर्नमेंट सबसे क्रेडिबल बॉरोवर है इकोनॉमी में, है ना? मान लीजिए अगर मुझे किसी को उधार देना हो, राइट, अडानी को देना हो, अंबानी को देना हो या सरकार को देना हो, मैं किसको उधार देके संतुष्ट रहूँगा कि भाई मेरा पैसा वापस मिल जाएगा? इट हैज़ टू बी गवर्नमेंट। देयर इज नो अदर एंटिटी अदर देन द गवर्नमेंट, राइट, हुज क्रेडिबिलिटी इज दैट हाई। यस और नो? हम देखते हैं ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, आपने सिंपली कागज़ का एक पत्रा खरीद लिया, है ना, सरकार कह रही है कि भैया इसका दाम गोल्ड के प्राइसेस के बराबर है, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 10 ग्राम इज इक्वल टू दिस 10 ग्राम्स वर्थ ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आपने खरीद लिया। क्यों खरीदा? केवल कागज़ की तो है, सोना तो कुछ है नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि सरकार ने लिख के दिया है, सरकार कह रही है ना, तो हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, सरकार के पास है पैसा, सरकार दे ही देगी, सेफ है मेरा पैसा, राइट? सो गवर्नमेंट इज द मोस्ट क्रेडिबल एंटिटी। देयर आर गोइंग टू बी हंड्रेड्स एंड n number of people which will lend to the government. In fact, they do. हम देखते तो हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती हैं, तो सरकार के पास हमेशा कोई ना कोई उधार देने वाला प्रेजेंट है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन बैंक्स के केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके पास कोई एंटिटी ना हो, है ना? नो एंटिटी इज विलिंग टू लेंड टू द बैंक व्हेन इट इज फेसिंग टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम, राइट? टेम्पररी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सरकार को हो सकती है, लेकिन उस केस में गवर्नमेंट हैज एम्पल नंबर ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम विच इट कैन बोरो, राइट? सो जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन था वो ये था, तीसरा वाला, कि गवर्नमेंट को लेंड करना टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। देखिए होता तो है, आरबीआई फाइनेंस करता भी आया है ना, काफ़ी सालों तक हमने देखा कि जो पहले वाला सिस्टम था डेफिसिट फाइनेंसिंग का, उसके अंडर आरबीआई फाइनेंस करता था, लेकिन WMAs के आने के बाद 1997 के बाद ये सिस्टम चेंज किया गया, राइट? बट हालांकि लेट मी टेल यू दिस दैट इवन टुडे इफ गवर्नमेंट वांट्स, right, to borrow from RBI, there is an option under which government can borrow from RBI through WMAs. So WMAs के थ्रू, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू बोरो आज भी कर सकती है सरकार, लेकिन ये जो फंक्शन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड RBI, वेयर गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम RBI, इट इज़ नॉट अंडर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसने स्पेसिफिकली कहा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को काट रहे हैं, ठीक है ना? तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट था ये, ठीक है? इस स्टेटमेंट को हमने इनकरेक्ट कह दिया, गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है जी? बचा क्या? पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तीसरा इनकरेक्ट, बचा है दूसरा करेक्ट। हमसे करेक्ट ही पूछा गया है, तो मैं कहूँगा 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है जी? 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है, ओके? सो दिस वॉज द फंक्शन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ RBI. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ RBI दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज RBI एज अ गवर्नमेंट्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंकर। RBI क्या है? RBI अपने आप में सरकार के बैंकर के रूप में भी भूमिका निभाता है, राइट? सो RBI इज गवर्नमेंट्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंकर। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन RBI परफॉर्म्स अ प्लेथोरा ऑफ फंक्शंस, मल्टीपल सेट ऑफ फंक्शंस RBI परफॉर्म्स, है ना? बट जो सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जो आपको याद रखना है वो ये है दैट RBI कैन गिव अवे मनी टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, राइट? अ शॉर्ट टर्म लोन, एन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, एंड दिस इज मेजरली इन द फॉर्म ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है? इसे शॉर्ट में हम कहते हैं WMAs. So RBI provides ways and means advances. RBI provides ways and means advances to the government. अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, इसे थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखना, राइट? वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राइट? मतलब सरकार को अपने डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करने में अगर पैसे की ज़रूरत महसूस हुई,
है ना, लगा कि भाई वी बेसिकली रिक्वायर सम मनी, राइट, टू टेम्परली मीट आर मिसमैचेस, राइट. So in that particular case, government can simply approach RBI and can borrow from RBI. Remember the term, borrow from RBI, right? And these are going to be short-term interest-bearing loans. कम समय के लिए इंटरेस्ट पर उधार के रूप में जो है पैसा लिया जा रहा है सरकार के द्वारा RBI से. और इसको इंस्ट्रूमेंट जो कहते हैं वो क्या है? दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांसेस. सो अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस गवर्नमेंट कैन borrow from RBI. This is one of the primary functions under government's banker. Second function is that RBI can also raise money for the government from various financial institutions domestically as well as internationally. सरकार को अगर पैसे की कमी महसूस हो रही है, सरकार चाहती है कि मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, राइट, या मान लीजिए हम कोई रोड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम कोई हाईवे बना रहे हैं, या हम कोई रेल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट, राइट, और उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट है. सो ऐसे केस में, राइट, रादर देन बोरोइंग डायरेक्टली फ्रॉम RBI, government can look out for other sources of money. That is it possible to borrow from other financial institutions within the country or outside the country? So that role also for the government will be performed by RBI, है ना. तो जैसे मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट ने RBI को इन्फॉर्म किया, राइट, गवर्नमेंट विल सिंपली इन्फॉर्म RBI दैट आई रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से इन अ पीरियड ऑफ 30 days, सो यू गो एंड इशू बॉन्ड्स, राइट, एंड देयर बाय यू रेज मनी अंडर माई नेम. आप मेरे लिए पैसा रेज कर दीजिए बाय इशूइंग बॉन्ड्स. सो RBI कैन ऑल्सो रेज मनी. नाउ फ्रॉम टाइम टू टाइम RBI विल ऑल्सो सर्विस द डेप्ट. यहाँ सिंपल फंडा ये है कि RBI क्या करता है, RBI अपने पास सरकार के अकाउंट्स मेंटेन करता है, राइट. तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, फॉर बोथ ऑफ देम, राइट, RBI मेंटेन्स देयर अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको या हमें, एक कॉमन मैन को अगर अकाउंट खुलवाना हो, राइट, तो हम किसके पास जाएंगे? हम बेसिकली किसी ना किसी पब्लिक बैंक के पास चले जाएंगे, राइट, चाहे वो नेशनलाइज्ड हो या फॉरेन हो या मान लीजिए प्राइवेट हो या पब्लिक हो, राइट, विल बेसिकली गो टू अ कमर्शियल बैंक, है ना. सो हम चले गए कमर्शियल बैंक के पास, HDFC, ICICI, एक्सिस, इन तरह के किसी एक बैंक के पास जाके आपने अकाउंट खुलवाया. लेकिन सरकार के जो अकाउंट है वो किसके पास खुलते हैं और कौन मेंटेन करता है उन्हें? दैट इज मेंटेन्ड बाय RBI. सो इफ RBI इज मेंटेनिंग द अकाउंट, द फंक्शन ऑफ सर्विसिंग द डेब्ट, विच मीन्स पेइंग ऑफ द लोन, ये जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करेगा? दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी परफॉर्म बाय RBI itself. So RBI functions or RBI services the debt of the government. This is also called as public debt management function, right? So दो चीज़ें हैं. पहला है that Reserve Bank of India undertakes to float loans. Loans float किए सरकार के नाम पर, उधार लिया सरकार के नाम पर, सरकार को दे दिया पैसा, right? And also manages them on behalf of the government. देखिए manages here simply means servicing the debt, right? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. It simply means servicing the debt of the government. Thirdly, RBI will also arrange for investments of surplus cash balances of the government. So be it state government or central government, if any government has surplus cash balance in their accounts. Now you understand surplus cash balance, right, can be put to use. अगर सरकार को 20 दिन बाद पैसे की ज़रूरत है और 20 दिन तक ये पैसा अकाउंट में ही पड़े रहने वाला है, तो 20 दिन के लिए इसे काम पर लगाया जा सकता है या 19 दिन के लिए इसे काम पर लगाया जा सकता है, राइट. तो ये इसे काम पर कौन लगाएगा? राइट, जो सरकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है RBI. सो RBI इज ऑल्सो गोइंग टू अरेंज फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस सरप्लस कैश बैलेंस of the governments, both central as well as state governments. Then RBI also manages public debt. So ये एक बहुत important role है RBI का, public debt management function. So Reserve Bank of India manages public debt on behalf of the central government as well as state governments, and this simply involves issue of new rupee loans. अब ये डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ना, कि डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में लोन्स इशू किए, मतलब बॉन्ड पेपर्स इशू किए, बॉन्ड बेच दिए, बॉन्ड के बदले रुपया आ गया, रुपया केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिसको भी चाहिए उसको दे दिया, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हुई उसको बेसिकली उसके नाम पर रुपी लोन्स इशू किए और उसको पे ऑफ कर दिया, राइट. और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट.
इंटरेस्ट चुकाना समय समय पर, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी चुकाना, ये दोनों ही फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? दिस इज ऑल्सो बीइंग परफॉर्म बाय आरबीआई ओनली, राइट। नेक्स्ट, अंडर गवर्नमेंट्स बैंकर, आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब ये भी अपने आप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कभी कभी इकोनॉमी में सरकार को आरबीआई की एडवाइस की नीड होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी ओनली और विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी ओनली, राइट, गवर्नमेंट रिक्वायर्स some decision making, but that decision making can be done on the advice of RBI at times. So ऐसे केस में RBI एक एडवाइज़र की भूमिका भी निभाएगा, राइट। देखिए, सिंपल सा फंडा है कि सरकार हर चीज़ में एक्सपर्ट तो है नहीं, तो फाइनेंशियल मैटर्स में, राइट, खासकर जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी मैटर्स हो या मनी रिलेटेड मैटर्स हों, वहाँ पर आरबीआई की ज़रूरत भी पड़ती है टाइम टू टाइम, राइट। सो ऐसे केस में आरबीआई इज़ ऑल्सो गोइंग टू act as an advisor to the government whenever called upon to do so on monetary and banking related matters, right. For example, मान लीजिए हमें किसी particular sector, किसी particular banking, हमें जो है type of bank में, right, we are finding that there are problems. So government feels that a regulation can change this, or a regulation might be able to do the job. So ऐसे में सिंपली आरबीआई की एडवाइस ले लेगा। आरबीआई कहेगा भाई कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या करें, है ना, कि मतलब वहाँ पर अगर समस्या दिख रही है तो कोऑपरेटिव बैंक्स को ठीक करने के लिए कैन वी ब्रिंग इन एनी लेजिस्लेशन। सो उसमें एडवाइस कौन दे देगा? दैट कैन बी डन बाय आरबीआई इटसेल्फ। नाउ अदर देन दीज फंक्शंस, आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो अदर देन दिस, आरबीआई also acts as an agent of Government of India या इंडिया भी ले सकते हैं, ऑफ इंडिया एट वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस like IMF, International Monetary Fund, है ना, IMF। सो IMF में जो भारत की मेंबरशिप है उसमें जनरली गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जहाँ पर ऑल्टरनेट गवर्नर जनरली आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, राइट। गवर्नर वहाँ पर, ये नॉमेनक्लेचर वहाँ पर IMF का अपना है, राइट। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, गवर्नर, ऑल्टरनेट गवर्नर, ये IMF का नॉमेनक्लेचर है। गवर्नर देयर रिप्रेजेंट्स द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और ये जो है, राइट, ऑल्टरनेट गवर्नर, दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो ऐसे मैटर्स में भी, राइट, आरबीआई सिंपली क्या कर रहा है? एक एजेंट के रूप में एक्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या इंडिया का, राइट, टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF इटसेल्फ, राइट। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, हमारे पास इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने अब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ बैंकर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी आरबीआई ही भारत की मेंबरशिप जो है वो प्रेजेंट करता है और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एट वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास सिंपली फंक्शन वेयर आरबीआई इज एक्टिंग एज government's banker. Okay guys, so next function of RBI that we are going to study is RBI as custodian of India's forex reserves. RBI अपने आप में भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसका भी कस्टोडियन है, और कस्टोडियन होने के नाते मतलब ये जो सिंपली जो रोल है क्या है, दैट एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विच सिंपली इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ ऑल्सो मॉनिटर्ड बाय आरबीआई, है ना। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है करेंसी का, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल मतलब देश के लेवल पर वट एवर इज द इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ डॉलर या इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, सो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर मॉनिटर्ड बाय आरबीआई, राइट। So the purpose of doing this is that at any given point in time, RBI acts as a foreign currency manager so that
India does not face any kind of a situation where we do not have the foreign currency which is required for our critical imports, है ना. आप समझिए कि भारत क्या है, भारत अपने आप में एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इम्पोर्ट्स की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट रहती है. फॉर एग्जांपल वी आर इम्पोर्टिंग लेट्स से क्रूड ऑयल, राइट. सो इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज़ हेविली रिलाइंग ऑन पेट्रोल डीजल, स्पेशली डीजल. एंड पेट्रोल डीजल बेसिकली इज़ I mean it is a byproduct when we go for refining of crude, right. So crude is not found much, so more than 85% of our crude requirement is fueled through import. So 85% ज़्यादा हम import कर रहे हैं, right. 80-85% के आसपास. So आप समझिए कि अगर हम ये import ना कर पाएँ, है ना, अगर हमारे पास equivalent amount of money ना हो उसको import करने का, तो क्या होगा, हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ठप पड़ जाएगा, राइट. सो ऐसे में क्रूड क्या बन गया, क्रिटिकल इंपोर्ट बन गया. सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स दैट इंडिया इंपोर्ट्स व्हिच आर यूज्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट. सिमिलरली इंडिया इज इंपोर्टिंग लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया इज इंपोर्टिंग APIs, राइट. इंडिया इज इंपोर्टिंग लेट्स से मशीनरी पार्ट्स, इंडिया इज इंपोर्टिंग स्पेयर पार्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन दीज मशीनरीज. सो ये जो है ना सारे क्रिटिकल इंपोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनके बिना कुछ सेक्टर्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे. सो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास, हम जिस भी देश से जिस भी करेंसी में पे आउट करके इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश की करेंसी हमारे पास एम्पल अमाउंट में हो, राइट. सो द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग दिस फॉरेक्स रिजर्व इज टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ आर इम्पोर्ट्स इन इटसेल्फ, राइट. कि हम जब चाहें अपने इम्पोर्ट्स जो है वो मंगा सके, ख़रीद सके, देश में मंगा सके और उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज फंक्शन कर सकें. सो वो एक आप कह सकते हैं करेंसी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ना हम सिंपली क्या करते हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इवन अदर नेशंस सिमिलर टू अस विच आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, they try and maintain this you can say buffer kind of a thing which is more like a forex reserve, right. So India maintains forex reserve, and who is the custodian of forex reserves of India? It is RBI. So RBI controls and regulates डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स. इनफैक्ट आप देखेंगे मार्केट में, राइट, व्हेन वी गो टू मार्केट यू विल अंडरस्टैंड देयर दैट वेन एवर यू हैव इंस्ट्रूमेंट्स डीलिंग विद फॉरेन करेंसी you automatically have RBI as the regulator there. So RBI regulates, controls any kind of dealings that take place in foreign exchange payments outside India, which means export import of currency, notes and bullion. Bullion is gold, by the way, right? So bullion means gold. Bullion means gold. ठीक है. Any kind of transfer of securities between residents and non-residents. मान लीजिए हम जो है इंडिया में बैठ के जो है बाहर के देश की, है ना, उनकी सरकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं. सो एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, any kind of acquisition of foreign securities, any kind of acquisition of immovable property in and outside India, right? मतलब बाहर से कोई एंटिटी यहाँ के ज़मीन खरीद रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रही है, या यहाँ से कोई एंटिटी बाहर जाके इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, राइट? एंड अदर ट्रांजैक्शंस. देखिए क्राइटेरिया क्या है, ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट इन ऑल ऑफ दिस? द कॉमन पॉइंट इज दैट द डीलिंग इज टेकिंग प्लेस इन फॉरेन करेंसी, राइट? जो कॉमनैलिटी है वो ये है, that the dealing takes place in foreign currency. फॉरेन करेंसी के टर्म में डीलिंग हो रही है, सिंपल सी बात. और अगर फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर डीलिंग हो रही है, सो वी नीड टू, आई मीन RBI नीड्स टू हैव अ लुक ओवर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस at the macroeconomic level, so that if any currency is let's say decreasing, RBI will try and maintain more of that currency, है ना. मान लीजिए जापानीज येन कम हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमें जापानीज येन में पेमेंट करनी है, तो RBI कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके मान लीजिए अग्रीमेंट करेगा जापान से कि भाई करेंसी स्वैप कर लो, हमसे रुपी दे देते हैं, यू गिव अस जापानीज येन सो दैट आवर इम्पोर्टर्स कैन परचेज मोर अमाउंट ऑफ लेट्स से कमोडिटीज़ फ्रॉम यू, राइट? सो इस तरीके से RBI अपने पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिजर्व मेंटेन करेगा, राइट? सो RBI एक्ट्स एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स. अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है दैट व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, राइट? सो इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन
of forex reserves of India. Now see, typically we have three major components and we have one reserve currency also, right? In fact देखिए, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक रिजर्व है. सो रिजर्व में भी एक सेफ्टी वॉल्व लगाया गया, एक सेफ्टी नेट बनाया गया है, राइट? सो तीन तो मेजर हो गए और एक सेफ्टी नेट हो गया, राइट? सो फॉरेक्स रिजर्व्स में मेजरली हमारे पास 3+1 है, राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज फॉरेन करेंसी एसेट्स. फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है? So I am recording this video in July 2023 and as per the latest data, right? As per the latest data that has come, that has been given by RBI itself on June 30, India's forex reserves, it basically stands somewhere close to $528 billion. $528 billion. $528 बिलियन, $528 बिलियन के आसपास जो है भारत के फॉरेक्स रिजर्व अप्रॉक्सीमेटली हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? सो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स इन इटसेल्फ इनफैक्ट हैज़ इंक्रीज्ड ऑल्सो. अगर आप ध्यान देखेंगे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जून 30 के हिसाब से 595. इट हैज़ इंक्रीज्ड 595. ये नंबर बढ़ गया है. 528 इज फॉरेन करेंसी एसेट्स इन दिस. सो $595 बिलियन हमारा पूरा फॉरेक्स रिजर्व है. मतलब पूरे बास्केट फॉरेक्स रिजर्व, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है? इट इज $595 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? इसमें से फॉरेन करेंसी एसेट्स कितना है? फॉरेन करेंसी एसेट्स इज समवेयर क्लोज टू $528 बिलियन. $528 बिलियन, इसको डॉलर लिखते हैं. $528 बिलियन approximately. Now what is exactly foreign currency assets? See, foreign currency assets simply means either foreign currency or securities of foreign government, especially those foreign currencies with which India is trading. मतलब उन सभी देशों की फॉरेन करेंसीज होगी इस रिजर्व में जिनके साथ भारत ट्रेड कर रहा है. या तो डायरेक्टली करेंसी रखेगा या फिर उन देशों की सरकारों की प्रतिभूतियां रख लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रख लेगा. सो दिस विल कंप्राइज ऑफ आइदर करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन नेशन. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन नेशन या फॉरेन गवर्नमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है तो यूएस का डॉलर रख लिया या फिर यूएस गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो रख ली, राइट? इसमें अगर आप देखेंगे मेजरली आपको यहाँ पर नॉट जस्ट हार्ड करेंसीज, यू विल ऑल्सो फाइंड सॉफ्ट करेंसीज. सो बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसीज, हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसीज आर मेंटेन्ड. बट मेजरली है क्या? मेजरली आपको यहाँ पर हार्ड करेंसी दिखेगी और वो भी कौन सी करेंसी? मेजरली इट इज गोइंग टू बी डॉलर ओनली, राइट? सो आपको यहाँ पर कौन कौन सी करेंसी दिखेगी? डॉलर दिखेगा, आपको यहाँ पर पाउंड दिखेगा, आपको यहाँ पर येन, राइट? यू विल फाइंड हेयर यूरो, यू विल फाइंड हेयर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यू विल फाइंड कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो ये सारे की सारी करेंसीज दिखेंगी आपको. मतलब वो सारे देश जिनके साथ भारत ट्रेड कर रहा है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस टर्म्स में आपको सारी करेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी. क्यों मेंटेन कर रहा है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से हम कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं, राइट? अगले 6 महीने में हमें न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए ऑस्ट्रेलिया से. सो उसे पे करने के लिए वी डू रिक्वायर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट? हुज जॉब इट इज़ इन दी इकॉनमी, है ना? किसका काम है ये कि एम्पल अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स प्रेजेंट हो, राइट? इट इज़ आरबीआई's जॉब. सो आरबीआई विल मेंटेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हायर, राइट, इन द फॉरेक्स रिजर्व. सो ये क्या है? ये पोजीशन चेंज होती रहती है.
ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे, आप देखेंगे हमेशा आपको क्वार्टरली जो है नजर आएगा दैट वेन एवर RBI डिस्क्लोजेज द नंबर्स यू विल फाइंड दीज नंबर्स विल कीप फ्लक्चुएटिंग अ बिट, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा नंबर्स में, बट मेजरली कौन सी करेंसी दिखेगी फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर, इट इज़ गोइंग टू बी डॉलर। अब ये डॉलर क्यों, है ना, सिंपली समझिए कि इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया विच इज़ परचेजिंग imports in terms of dollars, the countries from which India is purchasing imports, for example Saudi Arabia, right, for example let's say Oman, for example let's say UAE, right, these countries also in turn they rely on USA dollar or USA's economy for imports, है ना, मतलब सऊदी अरेबिया भी अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इनफैक्ट वो तो क्लोथिंग, cars, all of these basic imports also they are basically bringing in from US only, they are paying in terms of US dollar only, ठीक है ना, मतलब ये जो डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी के रूप में देखा जाता है, इतनी सारी कंट्रीज डॉलर पे निर्भर कर रही हैं, इसका सिंपल सा फंडा यही है, सिंपल फंडा बिहाइंड दिस इज दैट a lot of countries in the world today they still rely on let's say US made goods or US industry based goods, because of which they are still paying in terms of US dollar, and thereby they also demand US dollar, right, from the countries to which they are selling off, or to the exporters to which they are selling off their goods. So इंडिया में बैठा हुआ एक्सपोर्टर से क्या मांग की जा रही है कि भाई आप हमें हमारी करेंसी मत दो, है ना, सऊदी अरेबिया ये नहीं कह रहा है, सऊदी अरेबिया बैठा हुआ एक्सपोर्टर ये नहीं कह रहा है कि भाई आप जो है मुझे मेरी कंट्री करेंसी दो, वो कह रहा है कि आप मुझे डॉलर में पे करो, राइट, आप मुझे यूरो में पे करो, आप मुझे पाउंड में पे करो, क्यों, क्योंकि ये देश भी यहाँ पर बैठे हुए इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी, राइट, खासकर इंपोर्टर्स, दे आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम व्हाट प्लेस, दे आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम लेट्स से यूरोपियन नेशंस, दे आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम USA, राइट, देयरबाय द डिपेंडेंसी ऑन दीज करेंसीज रिमेन्स हाई, ठीक है ना, वो जो मैंने फंडा समझाया था आपको हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी, वो इसी वजह से आता है कि भाई जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिस देश की गुड्स ज़्यादा मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है, प्रेवलेंट है, उस देश की करेंसी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये फंडा आपको सिंपली याद रखना है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स सबसे ज़्यादा हैं, 595 में से 528 बिलियन डॉलर के आसपास तो यही नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा क्या है, सेकेंड नंबर पे आएगा गोल्ड। सो ऑन सेकेंड नंबर वी विल हैव गोल्ड रिजर्व्स, राइट, सो गोल्ड इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट इन फॉरेक्स रिजर्व्स। सो पहला मेजर चंक इस 595 बिलियन डॉलर में, दिस गोज टू foreign currency assets, let me write it in red, foreign currency assets. Then second chunk you can say to some degree is in terms of gold. Now gold majorly is, historically this has always been with us, है ना, मतलब ये वो गोल्ड है जो चला आ रहा है, सालों साल से चला ही आ रहा है। अब RBI अपने आप में खुद कोशिश नहीं करता कि मार्केट में जो है गोल्ड का बायर बने, राइट, सो द आइडिया इज नॉट टू रिलाई गोल्ड टू मच और टू बाय टू मच ऑफ गोल्ड और टू एक्ट एज अ कंज्यूमर ऑफ गोल्ड दीज डेज। द आइडिया इज टू कीप मोर ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स, है ना, वो देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट बढ़ रहा है, गोल्ड जो पहले से चला आ रहा था वो है ही, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड पर रिलायंस दुनिया में भी कम हुआ है, ठीक है, मतलब नॉर्मल रिटेल पर्पसेस के लिए इंडिविजुअल कस्टमर बेसिस पे हम और आप हाउस होल्ड बेसिस पे खरीद रहे हैं गोल्ड, लेकिन पूरे देश की जब आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है ना, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो वहाँ पर कंट्रीज या गवर्नमेंट्स दे डोंट रिलाई मच ऑन गोल्ड दीज डेज, ठीक है। थिर्डली, थर्ड कंपोनेंट हियर दैट वी हैव इज SDR. Third component that we have is SDR, and SDR is called special drawing rights. इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड दीज आर स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF. सो थर्ड कंपोनेंट इसमें क्या आएगा, थर्ड कंपोनेंट लेट मी मार्क इट इन लेट्स से येलो. So the third component is SDR. So this is special drawing rights of IMF. अब ये है क्या exactly, समझिएगा, right? What is exactly SDR? Special drawing
rights of IMF. See, IMF is an international institution, right? So IMF takes in members and it provides a facility to all its members that in case they are unable to make payments for their critical set of imports, they are unable to pay off, they are unable to balance off these transactions, then they can make use of SDRs. They can make use of special drawing rights. और special drawing rights क्या है? They are not exercised over IMF itself. समझिए, है ना, कि अगर भारत मेंबर है IMF का, तो ये राइट्स जो है ना, भारत IMF पर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है. किस पर एक्सरसाइज कर रहा है? इंडिया विल बेसिकली एक्सरसाइज दीज राइट्स ओवर अदर मेंबर नेशंस, है ना. मतलब मान लीजिए इंडिया खुदा ना खास्ता इमेजिन कर रहे हैं, बस आई एम जस्ट इमेजिनिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट लेट्स से अ कंट्री XYZ इज अनेबल टू पे ऑफ, राइट, फॉर इट्स इंपोर्ट्स, डज नॉट हैव एनी फॉरेन करेंसी लेफ्ट. सो ना फॉरेन करेंसी है ना गोल्ड है, कुछ नहीं है ना, या गोल्ड भी है तो पे ऑफ नहीं कर सकता गोल्ड के टर्म्स में. सो क्या करें, राइट. सो ऐसे केस में इस पेपर गोल्ड या इस रिजर्व करेंसी का यूज करेगा. इसको कहा जाता है पेपर गोल्ड, या फिर इसको कहा जाता है रिजर्व करेंसी ऑफ अ कंट्री, रिजर्व करेंसी ऑफ अ नेशन. कैसे करेगा? हर मेंबर नेशन को, राइट, एवरी मेंबर नेशन ऑफ IMF is granted certain quota of SDRs. So what we can do is, out of this allotted quota to a country, it can simply give away some of its SDRs and can borrow against these SDRs. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, समझने में. मान लीजिए भारत के पास 5% कोटा अलॉट किया गया, राइट. जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं IMF के, उसमें से भारत को 5% अलॉट किया गया, या XYZ कंट्री को 5% अलॉट किया गया. अभी ये मत सोचेगा कैसे अलॉट किया गया, किस बेसिस पे अलॉट किया गया, वो आऊँगा मैं. बस अभी इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन दैट 5% ऑफ SDR हैज़ बीन अलॉटेड बाय IMF, राइट. नाउ दिस कंट्री रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ US डॉलर्स. तो ये सबसे पहले कैलकुलेट करेगा कि मुझे कितने डॉलर चाहिए, राइट. सो मान लीजिए $100 चाहिए, मैं इमेजिन कर रहा हूँ $100 चाहिए, राइट. नाउ हाउ मच $100 विल बी इक्वल टू हाउ मेनी SDRs, राइट. सो SDR का भी वैल्यूएशन किया जाएगा, दैट 1 SDR इज इक्वल टू हाउ मच, 1 SDR इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ डॉलर, राइट. मान लेते हैं 1.8 है, राइट, $1.8 है. सो उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट के हिसाब से निकाला और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ SDRs प्लेज कर दिया, है ना. IMF को बोला कि सर आप ये SDRs रख लो, आप ये एज एन यू कैन टेक दिस एज अ, you can say security, and you can give this to some other country and you can ask them to lend to me in terms of dollars, कि वो मुझे $100 दे दे और उसकी एवज में मैं ये कोलैटरल रखने को तैयार हूँ, राइट. सो इस तरीके से कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, वो एक जो सिचुएशन है ना, एक टिपिकली जो सिचुएशन है जहाँ पर वो क्रिटिकल इंपोर्ट्स के लिए पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पे ऑफ कर पाएगा. उससे इकॉनमी फंक्शनिंग रहेगी, इकॉनमी चलती रहेगी. मतलब टेम्परेली अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए जहाँ पर कंट्री के पास कोई भी फॉरेन करेंसी ना हो अपने इंपोर्ट्स को पे करने के लिए, सो स्टिल दैट इकॉनमी विल बी एबल टू फंक्शन एटलीस्ट. अदरवाइज दे विल बी मेहम, दे विल बी केओस, है ना. इंडिया ने फेस किया है, अगर आपको याद हो, भारत ने 1991 में बहुत सिवियर BOP क्राइसिस फेस किया था. सो इंडिया ने लोन लिया था SDRs के अगेंस्ट, राइट, एंड दैट लोन वाज बेसिकली पेड ऑफ बाय द ईयर 2000, ठीक है. सो एक कोटा अलॉट किया गया SDRs का, और इस कोटा में से कंट्री जो है वो बोरो कर सकता है और टेम्परली इट कैन बाइट ऑफ विद द सिचुएशन. नाउ कमिंग टू व्हाट इज एग्जैक्टली SDR, राइट. अब समझिएगा एग्जैक्टली SDR है क्या. See, SDR in itself, this was imagined at international level, at the level of IMF itself, somewhere in 1960s, right? Especially mid 1960s में ये विचार बना कि भाई पूरी दुनिया भर में डॉलर एज अ करेंसी ग्लोबल करेंसी के रूप में बन के निकल रहा है, और ये एक चिंताजनक बात हो सकती है. दिस कैन बी, I mean, quite
dangerous to a certain degree. Why this can be dangerous? This can be dangerous because US dollar is currency of a country. है कि नहीं? मतलब ये करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में कौन लेके आ रहा है? सिंपली फेडरल बैंक ऑफ यूएस लेके आ रहा है। अगर मान लीजिए फेडरल बैंक ऑफ यूएस को लगता है कि यूएस में बहुत ज़्यादा रुपये फ्लो कर रहा है और हमें ज़रूरत है रुपये के फ़्लो को काटने, बहुत ज़्यादा डॉलर फ्लो कर रहा है और हमें ज़रूरत है डॉलर के फ़्लो को काटने की, कम करने की, तो ऐसे में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बिल्डअप कर लेगा, राइट, और डॉलर के फ़्लो को कम कर देगा, जिससे कि बाकी देशों में भी डॉलर नहीं फ्लो करेगा। जब वहाँ डॉलर नहीं फ्लो करेगा, राइट, सो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंट्री इज लाइक इंडिया, where dollar was flowing, right, we were getting ample amount of dollars in terms of let's say foreign investment earlier, but now because of this policy of the Federal Bank of US, dollar flow is not so smooth, है ना। इनफैक्ट हो क्या रहा है कि भारत में भी जो निवेशक थे जिन्होंने डॉलर के टर्म से निवेश किया वो वापस जा रहे हैं, राइट, दे आर गोइंग बैक टू देयर पेरेंट कंट्री, दे आर गोइंग बैक टू यूएस, राइट, दे फील दैट देयर डॉलर, देयर इन्वेस्टमेंट इज मोर सेफ देयर। सो ऐसी सिचुएशन में अगर बाहर जाना शुरू हो जाए तो क्या होगा भाई? हम जैसे देशों के पास तो डॉलर का सप्लाई खत्म होता रहेगा, खत्म हो गया तो हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, राइट। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए विचार बना कि भाई डॉलर पर ये जो बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस है ना ग्लोबल लेवल पर, इसको थोड़ा कम किया जाए, राइट, और एक रिजर्व करेंसी क्रिएट की जाए इन टर्म्स ऑफ SDRs, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब विचार बना कि भैया इसको बनाया कैसे जाए, राइट, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस, राइट। So SDR was basically imagined more like a basket of currencies, more like a basket of international और global currencies, कि जो दुनिया भर की global currencies हैं इनको मिक्स किया जाए, राइट। global currencies आज के ज़माने में 5 हैं, राइट। हमारे पास डॉलर है, सेकेंड हमारे पास यूरो है, थर्ड हमारे पास पाउंड है, फोर्थ हमारे पास जापानीज येन है, और जो सबसे रीसेंट में ऐड की गई करेंसी है, सबसे रीसेंट में ऐड की गई करेंसी है, दैट इज RMB, चाइनाज रेनमिनबाई, राइट। सो इस करेंसी को ऐड किया गया साल 2015 में, राइट। ईयर 2015 में रेनमिनबाई को ऐड किया गया, इसको याद रख लीजिएगा। 2015 में रेनमिनबाई वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल करेंसीज और इंटरनेशनल करेंसीज। सो दिस इज मोर लाइक अ बास्केट ऑफ इंटरनेशनल और ग्लोबल करेंसीज, मतलब एक बास्केट कंस्ट्रक्ट की गई है, बास्केट रखी है जिसमें हमने ग्लोबल करेंसीज को लाके मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स किया? सिंपल सा फंडा, जिस ग्लोबल करेंसी की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पर, उस प्रोपोर्शन में उसे मिक्स किया गया, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, यूएस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, तो सबसे ज़्यादा वेटेज यूएस की करेंसी को दिया गया, डॉलर को, फिर जिस करेंसी की इंपॉर्टेंस उसको, राइट। सो अगर आप देखेंगे RMB, if I'm not wrong, it is somewhere close to the weightage given to RMB is somewhere close to 10.92%, 10.92% जो है RMB को वेटेज दिया गया है अभी, 10.92, ठीक। डॉलर को ज़्यादा दिया गया है वेटेज, ठीक है। सो यू फाइंड दैट दिस इज मोर लाइक अ बास्केट ऑफ इंटरनेशनल और ग्लोबल करेंसीज विच आर मिक्सड इन प्रपोर्शन टुगेदर। मिक्स कर दिया, उसके बाद क्या? मिक्स करने के बाद एक बार SDR तैयार हो गया, है ना। मान लेते हैं कि 100% SDR तैयार हो गया है। सो आई हैव लेट्स से 100% ऑफ SDR रेडी। मिक्स करने के बाद वही ना, जैसे घर में हम किचन में बनाते हैं ना, कि किचन में हमने कुछ कुछ मसाले डाल के हमने जो एक डिश तैयार कर ली। सो डिश तैयार होगी 100% ऑफ SDRs। अब IMF क्या करेगा? IMF इज गोइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेंबर नेशंस। IMF इज गोइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेंबर नेशंस। सो IMF मेंबर कंट्रीज क्या क्या हैं? मेंबर नेशंस। और लिस्ट भी कैसे बनाना है? लिस्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड में इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, उस कंट्री को सबसे ऊपर, है ना। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा, उसको सबसे ऊपर। सो ऐसे करके हमने इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पे लिस्ट बना ली और उसी प्रपोर्शन में इसको हमने अलॉट कर दिया, है ना। फंडा समझिएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। सी वी आर अलॉटिंग, आई मीन
SDR quota to respective member country on the basis of international trade, because the more a country is going for international trade, the more can be the need for SDRs itself. भाई जितना ज़्यादा देश जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उतनी ज़्यादा ही तो नीड होगी ना. जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा ही उसे नीड बढ़ सकती है. सो इसीलिए इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर हम बेसिकली SDR को अलॉट करने जाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट SDRs. Now one thing that you have to remember about SDR is that SDR is not a physical currency. ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF है, दिस इज नॉट अ फिजिकल करेंसी, है ना. आप कहें कि सर फिजिकली नोट के रूप में दिखा दो, कॉइन के रूप में दिखा दो, तो मैं कहूँगा नहीं एग्जिस्ट करता. दिस इज नॉट अ फिजिकल करेंसी. ये तो पेपर पर राइट्स के रूप में दिए गए हैं. ये तो पेपर पर राइट्स के रूप में दिए गए हैं. इसीलिए तो पेपर गोल्ड कहा. गोल्ड क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. आज के दिन मेजरली कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर पार्ट ऑफ IMF, and that is why, right, if you require any currency, that currency can be arranged against SDRs. Hence, because of that universal acceptability and because it is more in the form of rights given on paper, hence it is called as paper gold, right. और इसीलिए इसको रिजर्व करेंसी कहा गया है किसी भी देश का. So ये था हमारे पास SDRs, special drawing rights of IMF. Okay, so guys, the fourth component of the फॉरेक्स रिजर्व इज रिजर्व ट्रांच पोजीशन. अब आप इन फ्रेजेस को थोड़ा ध्यान रखिएगा. रिमेंबर रिजर्व ट्रांच इज वन एंड रिमेंबर पोजीशन इज अ बिट सेपरेट. इनिशियली व्हेन वी लुक एट रिजर्व ट्रांच पोजीशन, आई मीन दिस इज नॉट एन ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट. रिजर्व ट्रांच पोजीशन हैज़ बीन सिंस 1950s, राइट. इनफैक्ट प्रायर टू 1978, 1978 से पहले, राइट. Prior to 1978, this was called as gold tranche. Why? Because this was maintained in the form of gold. इसको गोल्ड के रूप में ही मेंटेन किया जाता था, है ना. कंट्रीज जो है वो गोल्ड के रूप में पे करती थी और गोल्ड के रूप में मेंटेन करती थी. और ऐसा गोल्ड जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा देश को, है ना, मेंबर नेशन को. अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है समझिए. IMF बना 1945 में, राइट. IMF की जब मेंबरशिप कंट्री ले रही है, a certain part of money is to be paid to IMF, right. For example, India joins IMF. assume करते हैं मेंबरशिप में इंडिया को $100 पे करना है, राइट. सो ये जो $100 है या $100 के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करेंसी में पे करना है, राइट. सो लेट्स से इंडिया पेज इन टर्म्स ऑफ रुपी, इंडिया पेज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इंडिया पेज इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अदर करेंसीज लाइक यूरो, पाउंड, एनीथिंग, है ना. इक्वलेंट टोटल कितना होना चाहिए? $100 के बराबर, है ना. तो कुछ पाउंड दिया, कुछ यूरो दिया, कुछ डॉलर दिया, कुछ रुपया दिया. अब ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा एक अपने आप में IMF ने कहा कि भाई दिस इज़ द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू होल्ड अंडर योर नेम, है ना. और इसमें से 25% आई एम डिक्लेयरिंग इट एज योर रिजर्व ट्रांच. रिजर्व ट्रांच, राइट. रिजर्व ट्रांच का मतलब दिस इज बेसिकली द फर्स्ट रिजॉर्ट फॉर एनी कंट्री. Which means any country, if it fails, if it does not have any foreign currency to pay for its imports, it can simply go for this reserve tranche. जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो वो क्या करे? IMF के पास जाए कि सर वो जो 25% आपने रखा है, 25% जो आपने रखा है ना इनिशियली, ये देखिए 25%, ये 25% मुझे दे दो, है ना. सो 0 से लेके 25% तक, 2%, 3%, 4%, 10%, 12%, 20%, 25% तक, तो क्या है, बिना किसी सर्विस फी के, बिना किसी इंटरेस्ट के IMF दे देगा मेंबर कंट्री को. लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं, इफ़ यू गो बियॉन्ड 25%, है तो आप ही का पैसा जो आपने मेंबरशिप के समय दिया था, लेकिन वो भी अब आपको इंटरेस्ट या सर्विस दे के, सर्विस फी पे करके तब आपको मिलेगा, राइट. मतलब कि 25% तक तो रिजर्व ट्रांच है. ये कंट्रीज का पहला रिजॉर्ट है. दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट रिजॉर्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट रिजॉर्ट फॉर एनी मेंबर कंट्री ऑफ IMF. ठीक. तो 25% तक तो विड्रॉ कर सकता है. 25 के अगर बियॉन्ड जाता है ना, 30%, मतलब 25 के बियॉन्ड गया 30. सो 25 to 30 इज 5% मोर, 10% मोर, 15% मोर. अभी जब मोर आ रहा है ना, इसमें सर्विस फी लगेगी, ठीक, इसमें इंटरेस्ट लगेगा. सो try and understand this, that this is simply a facility created by IMF for its member countries, where countries, they are required to give a certain portion
right, or of a required quota of currency when they join IMF, right? So IMF में जब कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं तो पहली बार में ही ये अपना जो है रिजर्व ट्रांच उनका जो है क्रिएट हो जा रहा है, ठीक। अब 25% तक बोरो करने में कोई फ़ी नहीं है, उसके बियॉन्ड जाने में फ़ी लगेगी। तो रिजर्व ट्रांच तो क्लियर है, राइट। 1978 से पहले गोल्ड के टर्म से पे करती थी कंट्रीज मेंबरशिप फ़ी, तो गोल्ड ट्रांच कहते थे। तो फिर ये शब्द पोजीशन क्यों आ रहा है, राइट? व्हाई डू वी यूज द टर्म पोजीशन टुडे? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? In fact, this is where it gets very interesting. Now, try and imagine this, that let's say we have kept some amount of, let's say, money with IMF and we have certain reserve tranche, right? But this 25% can also change, है ना? समझना इसको। मान लो ये है 100%, एक बार से मैंने रिप्रेजेंट किया जिसमें 25%, 25%, ठीक, ये मेरा बन गया रिजर्व ट्रांच। मान लो ये भारत का ही है। अब क्या हुआ कि हमारे किसी पड़ोसी देश में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, अज्यूम करो, राइट? एंड दिस कंट्री नाउ, XYZ कंट्री, डिमांड्स सम मनी फ्रॉम IMF, राइट? नाउ आई एम अज्यूमिंग दे हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड देयर रिजर्व ट्रांच। उस कंट्री ने अपना खुद का रिजर्व ट्रांच पहले से एग्जॉस्ट कर लिया है। अब वो कह रहे हैं सर हमें कुछ और करेंसी दे दो, मान लो रुपये ही दे दो, हमें भारत से कुछ सामान खरीदना है, राइट? सो IMF ऐसे टाइम पर क्या करेगा? IMF हमारे रिजर्व ट्रांच में से निकाल के अमाउंट उस करेंसी को दे देगा। मान लो श्रीलंका है, तो श्रीलंका को निकाल के दे दिया, है ना? इस केस में क्या हुआ? मान लीजिए हमारे रिजर्व ट्रांच में से 10% दिया, राइट? सो हमारे लिए 10% और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक? मतलब जितना उस कंट्री को दिया गया है उतना ही रिजर्व ट्रांच हमारे लिए जुड़ जाएगा। सो अगर हमारे में से निकाल के दिया, मान लीजिए 10% दिया, सो दिस इज 10% मोर, राइट? ये 10% बढ़ गया। सो इंडिया का रिजर्व ट्रांच कितना हो गया? देखो ओवरऑल 100 से दिस गोज टू 110, है ना? नंबर बढ़ गया भैया, ये भी बढ़ गया, समझो एक बार इतना 10% यहाँ बढ़ गया है ये। सो ये 110 हो गया है और टोटल 25 + 10 35% हो गया है, राइट? अब जब श्रीलंका वापस रीपे करेगा, श्रीलंका का तो नेगेटिव में गया, 100 के बाद 10 और, राइट? सो -10% हो रखा है। सो श्रीलंका तो पहले रीपे करना शुरू करेगा, बट इंडिया के लिए क्या हो रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग नाउ बिकॉज दिस इज मूविंग, दिस इज कॉन्स्टेंटली, दिस कैन मूव अप एंड डाउन, देयर बाय दिस इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, राइट? सो इनिशियली फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 25% ऑफ देयर कोटा, 25% के आसपास रहेगा ये कोटा के, 25% ऑफ देयर कोटा, बट दिस पोजिशन कैन वेरी, दिस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू एनी लेंडिंग दैट IMF डज विद होल्डिंग्स ऑफ अ मेंबर कंट्री। मतलब अगर इंडिया की होल्डिंग्स के साथ कुछ लेंडिंग करी जा रही है ना, कुछ लेंडिंग कर रहा है किसी और दूसरे देश को, सो उस केस में हमारा जो है रिजर्व ट्रांच बढ़ जाएगा, पोजीशन बढ़ गई, ऊपर आ गई, जिस कंट्री को लेंड किया उसकी पोजीशन नीचे चली गई, ठीक है? इसीलिए इसका नाम रखा गया रिजर्व ट्रांच पोजीशन। सो गाइज ये था द फोर्थ पार्ट ऑफ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? नाउ what I'll do is, because this video is getting long, let me make another part for you where I will explain the next function, which is how RBI acts as controller of credit in the economy, and under that particular function I will explain you quantitative as well as qualitative tools that RBI uses in order to control credit in the economy, ठीक है? सो जो नेक्स्ट फंक्शन है उस पर पूरा एक बड़ा लेक्चर बनेगा, उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2 के रूप में, ठीक है? सो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? इस वीडियो में हमने सिंपली RBI का हमने फंक्शन समझा, राइट? हमने मॉनेटरी पॉलिसी समझा, हमने RBI का बेसिक देखा, RBI के फंक्शन समझे, जिसमें हमने मेजरली फंक्शंस जो पढ़े हैं वो है सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, सेकंड हमने पढ़ा है दैट RBI इज अ बैंकर्स बैंक, थर्ड हमने पढ़ा RBI इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, फोर्थ हमने पढ़ा RBI एज गवर्नमेंट्स बैंकर, एंड फिफ्थ मेजरली जो हमने पढ़ा वो है RBI एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। इन केस आपका कुछ फीडबैक है, यू वांट टू टेल मी, लेट्स से टू ब्रिंग यू मोर टॉपिक्स और ब्रिंग सम अदर टॉपिक, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द वीडियो सेक्शन। और आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कॉमेंट में। So till then, stay tuned to our YouTube channel, and I'll see you guys next. So take care. Thank you very much.